Assalamu alaikum. I am Dr. Afaq Naeem, and in this lecture I will discuss about acute diarrhea. Diarrhea is one of the most commonest presenting complaint in OPDs, in emergencies. और अफसोस की बात ये है कि हम मतलब एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये केसेस डील कर रहे होते हैं। ठीक है, हर आपके पास सेकंड या थर्ड पेशेंट जो है वो डायरिया के साथ है। लेकिन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या कहती है, आपने कब किस तरह से मैनेज करना है, कितना फ्लूइड लगवाना है, कब एंटीबायोटिक देनी है, कब एडमिशन करना है। ठीक है, तो ये सारी जो गाइडलाइंस है, आपने एंटी डायरियल ड्रग देनी है नहीं देनी, तो देर इज़ अ प्रॉपर लॉजिक टू एवरीथिंग। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि सैडली हमारे बहुत गंदे हिट एंड ट्रायल वाले रिफ्लेक्सेस बने हैं, हम अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली लेक्चर वैसे तो बहुत इजी सा टॉपिक है और आप कहते हो कि ये तो सबको आता है, लेकिन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या कहती है और किस तरह से अगर आप आज इंशाल्लाह इस डिज़ीज़ को मैनेज करना सीखेंगे और उसको अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो इंशाल्लाह इस तरह पेशेंट को भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम मैनेज कर सकेंगे और आपके अपने रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्यूट डायरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हेन वी विल लेबल इट एज अ केस ऑफ डायरिया। क्योंकि आपको पता है अटेंडेंट्स बड़ी वेग सी कंप्लेंट्स देते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि कितने स्टूल्स आना नॉर्मल है। तो हो सकता है अगर एक दो मोशंस ही आए हों और वो उसको डायरिया लेबल कर रहे हो। तो हर चीज़ की डिज़ीज़ को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ी सी नॉर्मल एनाटमी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल पैथोलॉजी पढ़ी, तभी आप डिज़ीज़ को एक्यूरेटली उसके सिम्टम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो आपको पता है हम फूड में लिक्विड्स लेते हैं, फूड के अलावा गैस्ट्रिक एसिड भी रिलीज़ होता है। जब फूड स्टोमक से गुजरता है उसमें गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस ऐड हो जाती हैं। ठीक है, फिर जो फूड ड्यूडिनम में आता है वहाँ पे पेनक्रियास की सेक्रीशंस भी आती हैं और लिवर की सेक्रीशंस भी आती हैं। तो ये सारी सेक्रीशंस अंदर ऐड ऑन होती जाती हैं। फिर इंटेस्टाइन्स की अपनी सेक्रीशंस भी अंदर ऐड होती जाती हैं। तो नॉर्मली ये आपका तकरीबन पूरे दिन में 10 लीटर्स से जो फ्लूइड है वो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। 10 लीटर फ्लूइड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसका जो मेजॉरिटी पार्ट है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना, फिर ही आपको आगे समझ आएगी कि स्मॉल बाउल डायरिया के क्या फीचर्स हैं, लार्ज बाउल डायरिया के क्या फीचर्स हैं, एवरीथिंग। तो जो 10 लीटर फ्लूइड आ रहा है ना, उसमें से तकरीबन 8.5 लीटर्स एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है ड्यूडिनम, जेजुनम और आइलियम है। ठीक है, जब ये सारा फ्लूइड एब्जॉर्ब हो गया तो सिर्फ 1.5 लीटर, ठीक है, जो 10 लीटर आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे दिन में, उसमें से 8.5 लीटर पूरे दिन में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया और लेस देन 1.5 लीटर कोलोन में आता है। जो कोलोन है उसमें भी रिमेनिंग एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो स्टूल में नॉर्मली आपका जो स्टूल की क्वांटिटी होती है ना, इट इज़ लेस देन 200 ml और 200 ग्राम पर डे। ठीक है, तो जो CMDT की लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि आप उसको डायरिया तब लेबल करेंगे जो कि नॉर्मली 200 ग्राम या 200 ml से कम स्टूल आना चाहिए। अगर 200 ग्राम से ज़्यादा स्टूल आएगा पूरे दिन में, देन वी विल लेबल इट एज अ केस ऑफ डायरिया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें भी पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कि हम कौन सा स्टूल की क्वांटिफाई करते हैं, क्योंकि ये बड़ा बोदरसम सा प्रोसीजर है। तो नॉर्मली CMDT कहती है कि वी विल लेबल इट एज अ केस ऑफ डायरिया अगर 3 से ज़्यादा स्टूल्स आ रहे हैं या फिर बिल्कुल पतले पानी जैसे स्टूल आ रहे हैं। सो 3 से ज़्यादा अगर मरीज़ हिस्ट्री दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 2 मोशन आए हैं और आप पूछते हो किस तरह के हैं, तो वो कहते हैं कि मतलब सेमी सॉलिड्स हैं, तो इट इज़ नॉट अ डायरिया। या तो 3 से ज़्यादा आ रहे हों या फिर पतले पानी जैसे आ रहे हों। सो नॉर्मली 10 लीटर per day fluid enters into the duodenum, most of it is absorbed by small intestines। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 500 ml एंटर होता है कोलोन में और कोलोन भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नॉर्मल स्टूल में जो नॉर्मली पूरे दिन में स्टूल आता है वो लेस देन 200 ml है। सो डायरिया इज डिफाइंड एज स्टूल वेट ग्रेटर देन 200 ग्राम पर 24 आवर्स। लेकिन हमने कहा कि हम इसको जो है आसान ज़ुबान में लेबल तब करते हैं कि जब 3 से ज़्यादा स्टूल एक दिन में आ रहे हो या फिर पतला पानी जैसा लूज़ मोशन आ रहा हो। तो ये चीज़ें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि इसको डायरिया लेबल कब करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने हैं, क्योंकि ये वाले जो सीरीज़ हैं डायरिया की सीरीज़, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लेकिन इसमें इस
आज के लेक्चर में हम मेनली एक्यूट डायरिया डिस्कस करेंगे। क्रॉनिक डायरिया में फिर सारी डिजीज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें सीलिएक डिजीज़, क्रोहन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस और सारी जो हमारे पास बाकी मैल अब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स वगैरह हैं वो ग्रेजुअली, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट पे दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा कि एक्यूट कब आपने लेबल करना है, क्रॉनिक को कब लेबल करना है, स्मॉल और लार्ज बाउल डायरिया में क्या फ़र्क है, इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया में क्या फ़र्क है, क्योंकि हर चीज़ हर बात की एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। एक्यूट की मैनेजमेंट वर्कअप अलग है, क्रॉनिक की मैनेजमेंट वर्कअप अलग है। जो है स्मॉल और लार्ज बाउल डायरिया की भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया में भी, इन्फ्लेमेटरी में वी गिव एंटीबायोटिक्स, नॉन इन्फ्लेमेटरी में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। नॉन इन्फ्लेमेटरी में वी गिव एंटी डायरियल्स, इन्फ्लेमेटरी में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइंस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। फिर हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें एक पेशेंट डायरिया का है, तो हमने उसकी किस तरह से हिस्ट्री लेनी है, किस तरह से एग्जामिन करना है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है, कब एडमिट करना है, कब एंटीबायोटिक्स देनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। ऑफ ऑल हम एक्यूट डायरिया हमने कहा कि मोर देन 3 स्टूल्स या फिर लिक्विडिटी ऑफ स्टूल, ठीक है, मोर देन 3 स्टूल्स पर डे और इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ स्टूल्स। तो एक्यूट डायरिया हम उसको तब लेबल करेंगे जब वो लेस देन 2 वीक्स है, और क्रॉनिक डायरिया यूजुअली हम ग्रेटर देन 2 वीक्स पे उसको मतलब उसको एज डील करते हैं एज अ केस ऑफ क्रॉनिक डायरिया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कितनी अरसे से लूज़ मोशन है, क्योंकि क्रॉनिक डायरिया की हिस्ट्री, उसकी कॉजेज़, उसकी टियोलॉजीज, मैनेजमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है, वर्कअप। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने एक्यूट डायरिया का डिस्कस करना है। तो अगर आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को एक्यूट डायरिया है, तो फिर अगली जो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, वो जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल बावल एंड लार्ज बावल डायरिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो आपके पास मोस्टली इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ होते हैं ना, इन्फ्लेमेशन मतलब जिस पे इंटेस्टाइन्स की आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ हैं ना, दे अफेक्ट लार्ज बावल, और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ हैं दे अफेक्ट स्मॉल बावल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली इस तरह से, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ में जो लार्ज बावल डायरिया है या फिर जो इन्फ्लेमेटरी डायरियाज़ हैं उनके कॉजेज़ भी अलग हैं और उसकी मैनेजमेंट भी अलग है। क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी हमारे पास कॉजेज़ होते हैं जो लार्ज बावल को अफेक्ट करते हैं, उसमें वी हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स। लेकिन जो हमारे पास नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ हैं जो कि स्मॉल बावल को अफेक्ट करते हैं, उसमें वी डोंट गिव एंटीबायोटिक्स अनलेस देयर इज़ एन इंडिकेशन, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ में हम वी नेवर गिव एंटी डायरियल। रीज़न ये है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उससे डेब्रिस बन रही है। तो बेसिकली अल्लाह ताला का सिस्टम है कि जो दूसरे लफ्ज़ों में जो गंद बला है वो स्टूल में निकलना है। तो अगर आपने एंटी डायरियल दे दिए तो वो स्टूल में वो सारा जो है डेब्रिस वो नहीं निकलेगा, तो कंडीशन वर्स होगी, सेप्सिस का रिस्क है। इसलिए लार्ज बावल डायरिया which predominantly involves inflammatory causes, antidiarrheals are not recommended, ठीक है। और इसमें एंटीबायोटिक्स आर रिकमेंडेड। इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि इसमें आपने एंटीबायोटिक्स देने हैं, और स्मॉल बाउल डायरिया में यू गिव एंटी डायरियल्स, ठीक है। अब इनके लॉजिक्स क्या हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सो स्मॉल एंड लार्ज बाउल डायरिया, ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज़ योर लार्ज बावल और ये दरमियान में सारा स्मॉल बावल है, जिसमें ये आपका जेजिनम है और ये आपका आइलियम है। तो अब कैसे हिस्ट्री पे पता चलेगा कि स्मॉल बावल या लार्ज बावल डायरी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको याद करने का तरीका ये कि स्टूल जब आता है उसी को हम डिस्कस करें कि एक तो जब स्टूल आता है तो कितनी दफ़ा आता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसमें जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है समझने के लिए वो ये है कि स्मॉल बावल इज़ प्रिडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, ठीक है। स्मॉल बावल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लार्ज बावल इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ स्टूल, कि उसने स्टूल को हैंडल करना है और बॉडी से एक्सक्रीट करना है। तो जो स्मॉल बावल है उसमें यूजुअली फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में ज़्यादा मसला होता है। लेकिन लार्ज बावल डायरिया में फ्रीक्वेंसी इज़ मार्कली इंक्रीज, क्योंकि जब लार्ज बावल में डायरिया है तो जो जो डायरिया बनता जाएगा वो जल्दी जल्दी से निकलता जाएगा, क्योंकि हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो रही।
तो लार्ज बाउल डायरिया में हमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन स्टूल की क्वांटिटी कम होती है। तो जो स्मॉल बाउल डायरिया है उसमें स्टूल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो आपका 10 लीटर में से 8.5 लीटर फ्लूइड था वो स्मॉल बाउल में एब्जॉर्ब हो रहा था। तो जब डायरिया में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये सारा फ्लूइड आपका बाहर को आएगा, तो लार्ज वॉल्यूम डायरिया होगा। लार्ज स्मॉल बावल में लार्ज वॉल्यूम और लार्ज बावल में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बट डिक्रीज वॉल्यूम डायरिया। फिर दूसरी बात हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी। तो हमने कहा कि नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ प्रिडोमिनेंटली इन्वॉल्व स्मॉल बावल। तो नॉन इन्फ्लेमेटरी में आपको वाटरी डायरिया होगा, ठीक है। तो अगर वाटरी डायरिया है तो स्मॉल बावल, और अगर इन्फ्लेमेटरी है तो आपको पता है इन्फ्लेमेशन के थर्ड ईयर की पैथोलॉजी में पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं रेडनेस। तो रेडनेस बेसिकली क्या होगा कि ब्लड इन स्टूल, ठीक है। फिर उसका होता है स्वेलिंग या डीमा, तो वो होगा म्यूकस इन स्टूल। फिर हमने कहा था कि इन्फ्लेमेशन का साइन होता है एलिवेशन इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो ब्लड म्यूकस और अगर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर है तो इट इंडिकेट्स इन्फ्लेमेटरी डायरिया या फिर लार्ज बावल डायरिया, ठीक है। तो ब्लड इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज बावल, स्मॉल बावल में एब्सेंट होगा। म्यूकस भी एब्सेंट होगी लेकिन लार्ज बावल में प्रेजेंट होगी। तो यूजुअली स्मॉल बावल में नॉन इन्फ्लेमेटरी और लार्ज बावल में इन्फ्लेमेटरी डायरिया विद ब्लड म्यूकस एंड फीवर, ठीक है। उसके बाद एक कुछ है एसोसिएटिव चीज़ें। एसोसिएटिव चीज़ें हैं क्योंकि मैंने अभी बात की थी कि जो लार्ज बावल है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ स्टूल्स। तो जब स्टूल की प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होगी तो पेशेंट को बार बार मोशन आएंगे, तो अर्जेंसी भी आपको लार्ज बावल में मिलेगी, क्योंकि स्मॉल बावल तो ऊपर है, उसने तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करती है। और टेनिस्मस, क्योंकि टेनिस्मस होता है कि इनकम्प्लीट डेफिकेशन की फीलिंग आना, आप कि वो वॉशरूम में बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि अभी मुझे और स्टूल आएगा, वो दोबारा जोर लगा रहा है लेकिन एक्चुअल में बस उसको फॉल सेंसेशन आ रही है कि ही स्टिल नीड्स टू डेफिकेट। तो ये भी क्योंकि हैंडलिंग के इश्यूज हैं तो ये दे विल बी फाउंड इन लार्ज बावल डायरिया। तो बाकी जो ब्लोटिंग और वॉमिटिंग है, क्योंकि आपको पता है वॉमिटिंग स्मॉल बावल पहले आता है, तो वॉमिटिंग और ब्लोटिंग इज़ मोर एसोसिएटेड विद स्मॉल बावल डायरिया। फिर दूसरी बात है कि जिस तरह आप इस डायग्राम में देखते हैं स्मॉल बावल आपकी अपर एब्डोमिनल या पेरियम लाइकस एरिया में, तो इसकी पेन होगी पेरियम लाइकस एरिया में, लेकिन लार्ज बावल की पेन होगी, लार्ज बावल डायरिया की पेन होगी लेफ्ट लोअर कोऑर्डिनेट में। जिस तरह ये लार्ज बावल है सारा, ये लार्ज बावल तो इधर करके दर्द होगी, स्मॉल बावल की इधर पेरियम लाइकल पेन होगी। अब मुझे पता है आपको इस स्टेज पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई है, लेकिन अब मैं आपको बड़े ही ईजी वर्ड्स में समझाता हूँ कि स्मॉल और लार्ज बावल डायरिया में हम किस तरह से फ़र्क करेंगे। सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो हम अभी निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है स्टूल आना है तो फ्रीक्वेंसी पूछो कि आया कि कई दफ़ा उसको वॉशरूम जाना पड़ता है कि थोड़ी फ्रीक्वेंसी। फिर उससे पूछो क्वांटिटी, क्योंकि जब वॉशरूम चला गया तो अब उसने स्टूल करना है तो क्वांटिटी कितनी है। अगर खुल के आ रहा है, अब मरीज़ से आपने इस वर्ड में पूछना, अगर आपको खुल के पखाना आ रहा है लार्ज क्वांटिटी है, तो क्योंकि हमने कहा था लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन डायरिया, अगर क्वांटिटी कम है तो लार्ज बावल डायरिया। फिर उसने स्टूल कर लिया है, पहले वॉशरूम गया था, फ्रीक्वेंसी का पूछ लिया, क्वांटिटी का पूछ लिया, अब उसने स्टूल कर लिया, तो स्टूल में पूछो ब्लड और म्यूकस तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड और म्यूकस और फीवर आ रहा है तो हमने बात की थी कि ये इन्फ्लेमेशन के साइन है, तो ये लार्ज बावल में होगा। अगर पतला वाटरी है तो स्मॉल बावल में। तो आपने पूछना कि कलर किस रंग का है, ठीक है। फिर हमने पूछा था कि एसोसिएटिंग फीचर्स जो है अर्जेंसी के बार बार तो नहीं जाना पड़ता, और जो है ऐसे तो नहीं लगता कि अभी स्टिल मोशन करने की ज़रूरत है, तो ये हमने कहा था हैंडलिंग के मसले ये लार्ज बावल डायरिया में है। और हमने कहा था अगर वॉमिटिंग हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है तो वो स्मॉल बावल। तो ये सारे सिम्टम्स आप बड़े आराम से पूछ सकते हो। और एट द एंड आप पेन का पूछ सकते हो कि पेरियम लाइकल रीजन में है कि लेफ्ट लोअर कोऑर्डिनेट में है, तो वो बेसिकली आपके लार्ज बावल डायरिया में। तो ये आप इस तरह से, यही सारे क्वेश्चन है इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इन स्मॉल बावल डायरिया फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन जो है माइल्डली इंक्रीज है, लार्ज बावल में मार्गली इंक्रीज है। फिकल वॉल्यूम लार्ज है इन स्मॉल बावल और लेस है इन लार्ज बावल। म्यूकस और ब्लड आ रहा है लार्ज बावल डायरिया में। टेनिस्मस और अर्जेंसी आपकी लार्ज बावल डायरिया में है। पेन आपकी पेरियम लाइकल है स्मॉल बावल में, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट क्रैम्प्स पड़ रहे हैं लार्ज बावल डायरिया में, ठीक है। अब अगला हमारा आता है कि इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी। ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपकी मैनेजमेंट नहीं प्लान हो
I have to teach you a very important concept, that is difference between inflammatory and non inflammatory diarrhea. ठीक है, तो ये सारी बातें हिस्ट्री में ही एवेलुएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ कि जो इन्फ्लेमेटरी है वो मोस्टली आपके पास लार्ज बाउल डायरिया होगा, ठीक है, और जो आपके पास नॉन इन्फ्लेमेटरी है वो आपके पास स्मॉल बाउल डायरिया होगा। तो बेसिकली आप स्मॉल और लार्ज बाउल डायरिया के फीचर्स पूछ के इस नतीजे पे पहुंच जाओगे कि इस पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी है या फिर लार्ज बाउल डायरिया के नॉन इन्फ्लेमेटरी या स्मॉल बाउल डायरिया। लेकिन असली स्टोरी उसके बाद शुरू होगी जब हम आपके माइंड में ये सारा कॉन्सेप्ट होगा कि क्या क्या पॉसिबल इटियोलॉजीज़ हो सकती हैं और किस तरह से आपने उस केस को मैनेज करना है। तो लार्ज बाउल डायरिया के फीचर्स आपको पता हैं कि लार्ज बाउल में स्टूल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इट इज़ इन्वॉल्व विद हैंडलिंग। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगी लेकिन क्वांटिटी थोड़ी होगी क्योंकि ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में कम रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी कम होगी। फिर हमने कहा था इन्फ्लेमेशन के फीचर्स होंगे, ब्लड होगा, म्यूकस होगा, फीवर होगा, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि क्योंकि हैंडलिंग के साथ इन्वॉल्व है तो आपके पास टेनिस्मस होगा और अर्जेंसी होगी। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि इसमें लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगी। तो ये सारे फिर मैंने आपको इस तरह से याद कराया था कि मरीज़ से इस तरह से पूछना है कि कितनी दफ़ा आता है, फ्रीक्वेंसी पता चल गई, कितनी मिकदार में आता है। फिर पानी जैसा होता है कि खून या रेशा तो नहीं आता, तो ब्लड म्यूकस का पता चल गया, बुखार तो नहीं है, ऐसे तो नहीं लगता कि भी मज़ीद पखाना करने की ज़रूरत है, बार बार तो नहीं जाना पड़ता, दर्द कहाँ पे, ये कुछ सवाल हैं। तो ये आपके पास इन्फ्लेमेटरी स्पेक्ट्रम बन गया। नॉन इन्फ्लेमेटरी स्पेक्ट्रम इससे ऑपोजिट था, उसमें फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। ब्लड म्यूकस फीवर नहीं था, वाटरी था वो। टेनिस्मस अर्जेंसी नहीं थी लेकिन वॉमिटिंग और ब्लॉटिंग थी और पेरियम्बलाइकल पेन थी। तो ये वाले क्वेश्चंस पूछने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी है या कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है। तो जो फर्स्ट थिंग यू विल डू इज़ कि आपने सबसे पहले कंफर्म किया कि ड्यूरेशन कितनी है, 2 वीक से कम थी, आपके माइंड में आ गया एक्यूट है, ठीक है। एक्यूट के बाद आपने ये सारे क्वेश्चंस पूछे कि आप पता लगवाओ कि इन्फ्लेमेटरी है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है। अब इस पॉइंट तक आपको ये पता चल चुका है कि इन्फ्लेमेटरी है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी। अब इन इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी को डाइसेक्ट करके हम कॉज निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक हमारे पास कैटेगरी बनती है इन्फ्लेमेटरी या फिर ब्लडी म्यूकस डायरिया की, ठीक है। तो अगर तो इन्फ्लेमेटरी डायरिया है तो उसमें हमारे पास 4 बेसिकली इटियोलॉजीज आती हैं कि ब्लडी डायरिया और एक्यूट है, ठीक है, ये वाला सिनेरियो है। इन्फ्लेमेटरी फीचर्स हैं और एक्यूट है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डायरिया में जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ डाइसेंट्री, ठीक है, या इन्फेक्टिव डाइसेंट्री, कि कोई इन्फेक्शन हुई है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है लार्ज बावल की। तो इन्फेक्टिव डाइसेंट्री आपको किसी भी एज में हो सकती है। इसके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अब उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि CMDT की लेटेस्ट गाइडलाइंस ने आपको एंटीबायोटिक्स के एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फेक्टिव डाइसेंट्री आपको मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसमें आपके पास साल्मोनेला, शिगेला, ठीक है, साल्मोनेला, शिगेला, यर्सीनिया, कंपाइलोबैक्टर आते हैं, ठीक है। एक तो है कि बैक्टीरिया ने जाके इन्वेड किया और इन्फ्लेमेशन करा दी, इसलिए एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डायरिया हो रहा है। वायरस की वजह से हो सकती है लेकिन यूजुअली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में साइटोमेगालो वायरस। और पैरासाइट आपके पास, आपको पता है मीबिक डाइसेंट्री, हम कहते हैं बैक्टीरियल डाइसेंट्री एंड एमीबिक डाइसेंट्री, तो एमीबिक डाइसेंट्री भी हो सकती है। फिर कई दफ़ा ये होता है कि बैक्टीरिया का टॉक्सिन है जो कि इन्फ्लेमेशन करा रहा है, जिसमें हमारे पास बहुत कॉमन जो है वो है शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई, शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई। तो इसको एसटेक भी कहते हैं, STEC, ठीक है। ये तो ये हमारे पास एक तो कैटेगरी बन गई इन्फेक्टिव कॉजेज़ की, ठीक है। तो इन्फेक्टिव कॉजेज़ इसमें इधर ब्लड प्लस म्यूकस प्लस फीवर का इन्फेक्शियस डाइसेंट्री, साल्मोनेला, शिगेला, कंपाइलोबैक्टर, यर्सीनिया, एमीबाइसिस, साइटोमेगालो वायरस, शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई, ठीक है। अब एक तो कैटेगरी बन गई, आपको अच्छे तरीके से समझ लगी कि वन कैटेगरी इज़ डाइसेंट्री, ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी आपको आती है, अब जो बाकी 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली उनको एक्सक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट डिफरेंट है जो हम बाकी टॉपिक्स में पढ़ेंगे। उसमें से एक आता है एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़।
अब आपको पता है इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़, ये भी इन्फ्लेमेटरी डायरिया करेगी, लेकिन ये आपको पता है क्रॉनिक डिजीज़ है। तो हो सकता है जो पेशेंट ने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करना है तो वो फिर इस तरह से प्रेजेंट करे, तो ये भी आपने सिनेरियो में रखना है। इसलिए जब भी इन्फ्लेमेटरी डायरिया आए, बार बार आपको समझाने का इसलिए यही मकसद था कि जब भी इन्फ्लेमेटरी डायरिया यू गिव एंटीबायोटिक्स, जब भी इन्फ्लेमेटरी डायरिया यू डू वर्कअप, ठीक है। तो एक्यूट आईबीडी भी, लेकिन इसमें यूजुअली ना आपको पास्ट हिस्ट्री मिल जाती है ब्लडी डायरिया की, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ है। दूसरी बात, आईबीडी में आपको पता है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं, लाइक ये जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करती है, आइज़ को भी इन्वॉल्व करती है, स्किन लीजन्स भी कराती है, एरिदीमा नोडोसम और पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। तो आई, स्किन और जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी आपको मिल जाती है, लेकिन अगेन आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जब एक्यूट ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट किया पेशेंट। तीसरी पॉसिबिलिटी जो आपके पास आती है आईबीडी के अलावा, दैट इज़ डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। अगर एक्यूट ब्लडी डायरिया है तो ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्टिव डायसेंट्री है, वो डाइवर्टिकुलाइटिस भी होता है। लेकिन इसमें जो है आईबीडी आपको पता है यंग पेशेंट्स की डिजीज़ है। जो डाइवर्टिकुलाइटिस है वो ओल्ड एज की डिजीज़ है। बूढ़े लोगों में कॉन्स्टिपेशन से प्रेशर पड़ता है तो डाइवर्टिकुलम बनता है, जब डाइवर्टिकुलम में इन्फेक्शन हो जाती है तो डाइवर्टिकुलाइटिस है। तो ओल्ड एज, पास्ट हिस्ट्री होगी कॉन्स्टिपेशन की या फिर आल्टर्ड बावल हैबिट्स की। लेकिन अगेन इस इतनी हिस्ट्री पे आप नहीं पहुंच सकते आया कि इसको इन्फेक्टिव डायसेंट्री के डाइवर्टिकुलाइटिस है, लेकिन सजेस्टिव चीज़ें हैं और आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आइज कांट सी बट ब्रेन डजेंट नो। तो अब देखें डायरिया बेसिकली कितना ब्रॉड टॉपिक है। जो फोर्थ इसमें पॉसिबिलिटी बनती है वो है इस्कीमिक कोलाइटिस। इस्कीमिक कोलाइटिस में भी इसी तरह आपको ब्लडी डायरिया आ सकता है, लेकिन इसमें जो मेन बात है ना, इस्कीमिया का मतलब है कि ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होना है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो तभी कॉम्प्रोमाइज़ होगा वेसल का जब उसमें कोई प्लैक पड़ी है या एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स जो कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी और हाइपरलिपिडीमिया, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी और स्मोकिंग, यही सारी डिजीज़ स्ट्रोक कराती हैं, यही सारी डिजीज़ सीवीए करवाती हैं और यही एक्यूट किडनी फेलियर कराती हैं, क्योंकि ये सारी प्लैक्स बनाती हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे इस तरह के पेशेंट में। ओल्ड एज होगी और बहुत ज़्यादा टेंडरनेस होगी, पेशेंट आपको बड़ा सिक लुकिंग होगा। तो जब भी एक्यूट ब्लडी डायरिया है तो आपने इन चार बीमारियों में खेलना है। ओल्ड एज में आपने ज़्यादा डाइवर्टिकुलाइटिस और इस्कीमिक कोलाइटिस का सोचना है। यंग एज है तो इन्फेक्टिव डायसेंट्री और एक्यूट आईबीडी का सोचना है। डायसेंट्री आपको ओल्ड एज बच्चों और सारी एजेस में हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन डायसेंट्री ही है। एक्यूट आईबीडी में आपको पास्ट हिस्ट्री या फिर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस मिल जाएंगी। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको एटियोलॉजीज, क्योंकि इन्हीं सिम्टम्स को हमने बाद में डाइसेक्ट करना है कि सबसे पहले हमने पूछना है एक्यूट है कि क्रॉनिक है, फिर हमने देखना है इन्फ्लेमेटरी लार्ज बावल पैटर्न है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी स्मॉल बावल पैटर्न है। फिर हमने ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं कि आया कि पहले तो नहीं खून के पखाने आते रहे, आंखों पे, स्किन पे, जॉइंट्स में तो नहीं मसला, कब्ज़ तो नहीं रहती थी पहले, बुरी एज तो नहीं है, इस्कीमिक, क्योंकि यहाँ पे इस्कीमिया हुआ, कहीं और भी इस्कीमिया हो सकता है, कोई हार्ट अटैक, कोई स्ट्रोक, कोई किडनी फेलियर की हिस्ट्री तो नहीं है, एग्जामिन करने के टेंडरनेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर अगेन जब भी इन्फ्लेमेटरी डायरिया होगा, अब उसकी मैंने आपको एटियोलॉजी बता दी है, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम भी बता दिया है, तो उसके बाद ज़ाहिर हम एक स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाएंगे, क्योंकि जितने भी पेशेंट हैं इन्फ्लेमेटरी डायरिया वाले के, उनकी सब में आपने इन्वेस्टिगेशंस करानी है और सब में आपने वो करवाना है, एंटीबायोटिक देनी है। तो इसका जब स्टूल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो आपको स्टूल के एनालिसिस में ब्लड मिल जाएगा, आपको म्यूकस मिल जाएगी, आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन मार्कर होगा ना इन्फ्लेमेटरी का, दैट विल बी पस सेल्स के टीएलसी आए होंगे, विच आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ठीक है। तो पस सेल्स मिल जाएंगे। इसके कंपैरिजन में जो आपके पास नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया, उस पर आपको कोई ब्लड नहीं मिला, कोई म्यूकस नहीं मिली, हो सकता है बैक्टीरियल से कंटेमिनेटेड होंगे, लेकिन पस सेल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हमने एटियोलॉजी डिस्कस कर ली थी इन्फ्लेमेटरी डायरिया की। नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया की क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। नॉन इन्फ्लेमेटरी के कॉजेज़, नॉन इन्फ्लेमेटरी के कॉजेज़ की इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस केस में ना आपने एंटीबायोटिक्स देते हो, ना ही आप यूजुअली वर्कअप करवाते हो, क्योंकि सेल्फ लिमिटेड से केसेस है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी स्मॉल बावल पैटर्न आ रहा है तो आपने सबसे पहले मेडिकेशन की हिस्ट्री लाजमी लेनी है,
क्योंकि हो सकता है उसको मेडिसिन से रिलेटेड डायरिया, वाटी डायरिया था। तो वाटी डायरिया में आपने पूछना मेडिकेशन, और कौन सी मेडिकेशन है उसमें, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह अक्सर डॉक्टर्स जो है डायरिया वाले पेशेंट्स को पीपीआई दे रहे होते हैं, हालांकि पीपीआई डायरिया कराती है। इसी तरह अगर हम पीपीआई के साथ ही करें तो हमारे पास जो है एनसेड्स, पेन किलर का यूज़ बहुत कॉमन है, ये डायरिया कराती हैं। एंटीबायोटिक्स, ये डायरिया कराती हैं। फिर आपकी जो मेटफॉर्मिन है वो डायरिया कराती है। तो आप देखें डायबिटीज़ की ड्रग, पेन की ड्रग, एंटीबायोटिक्स, पीपीआई, आपने बेसिकली उसकी ड्रग हिस्ट्री ही ले लेनी है, और कोई दवाई तो नहीं खा रहे, और उन ड्रग्स में देखने की डायरिया वाली है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने मेडिसिन की हिस्ट्री लेनी है अगर वाटरी डायरिया। अब हम नॉन इन्फ्लेमेटरी वाले पैटर्न में हैं। दूसरा जो हमारे पास एक और इसमें बड़ी है वो है फूड इंटॉलरेंस, के कुछ खाने सूट नहीं करते, या फिर फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग को भी मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस भी करूँगा, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि फूड पॉइजनिंग क्या है, गैस्ट्रोएंटराइटिस क्या है, ठीक है। तो फिर एग्जामिनर इस तरह पे फिर बहुत अच्छी खासी आपकी कर देते होते हैं। तीसरी बात यह है कि आपकी इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो है वायरल एटियोलॉजीज बहुत कॉमन है। लेकिन अगेन हमें इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से वायरस ने कराया है, क्योंकि इस बहुत से केसेस सेल्फ लिमिटेड होते हैं। लेकिन फिर भी हम इनको जो है अभी डिस्कस कर लेते हैं कि जो है आपके पास कौन से वायरस आ सकते हैं। तो वायरल एटियोलॉजीज हो सकती हैं। अब हम वाटरी डायरिया की बात कर रहे हैं, उसमें रोटा वायरस, नोरा वायरस, फिर कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस है CMDT कहते हैं 10% केसेस डायरिया के साथ सिर्फ प्रेजेंट करते हैं, जो कोविड है, जो लेटेस्ट 2023 की गाइडलाइंस कहती हैं, ठीक है। कोरोना अडीनो वायरस, फिर इस तरह से बैक्टीरिया भी हैं हमारे पास काफ़ी सारे, जिसमें विब्रियो कोलरा है, बाकी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। और इसी तरह पैरासाइट्स, वहाँ पे एमीबा था, यहाँ पे जार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम है। तो ये बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो अगर अब हम इनको डिस्कस करते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी डायरिया वो बेसिकली हमने कहा था कि लार्ज बाउल डायरिया है, और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी है वो स्मॉल बाउल डायरिया है। तो वो वाटरी है, ये ब्लडी है। इसमें इन्फेक्शियस डायसेंट्री, एक्यूट IBD, डाइवर्टिकुलोसिस, इस्कीमिक कोलाइटिस था। जो वाटरी डायरिया आपके पास, उसमें इन्फेक्शंस हैं जो कि नॉन इन्वेसिव हैं, जिसमें रोटा वायरस, नोरो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, जार्डिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम या टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनके टॉक्सिन्स आएंगे और आपको डायरिया करा देंगे। तो इसमें फूड पॉइजनिंग, फूड इंटॉलरेंस और ड्रग्स मैंने बता दी। हाँ, लैक्सेटिव्स भी बड़ा कॉमन कोज हो सकता है, वो कब्ज़ का सिरप बहुत ज़्यादा पी रहा हो, एनसेड्स, एंटीबायोटिक्स एंड मेटफॉर्मिन। स्मॉल बाउल डायरिया में हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए थे कि इसमें टेनिस्मस अर्जेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड म्यूकस नहीं होती, वॉमिटिंग ब्लॉटिंग होती है। अब क्योंकि स्मॉल बाउल इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि लॉस हो रहा है वॉल्यूम, तो इसमें डिहाइड्रेशन, हाइपोकलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। क्योंकि आपको पता है इंटेस्टाइन में जब फ्लूइड है तो फ्लूइड के साथ पोटेशियम लॉस हो रहा है, हाइपोकलीमिया बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। फिर बायकार्ब लॉस होता है, जब बायकार्ब लॉस होता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर स्टूल कंप्लीट कराएंगे तो उसमें आपको फीकल लिकोसाइट्स जो हैं एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है। और जो आपके पास इन्फ्लेमेटरी है उसमें आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स पॉजिटिव मिलेंगे। तो अभी इस पॉइंट तक मैं आपको जो थोड़ी बेसिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो सारे समझा चुका हूँ कि कब हमने एक्यूट लेबल करना है, कब क्रॉनिक। एक्यूट में किस स्मॉल बाउल और इन्फ्लेमेटरी डायरिया के क्या क्या, किस तरह से पता चलेगा कि इन्फ्लेमेटरी लार्ज बाउल पैटर्न है कि या फिर नॉन इन्फ्लेमेटरी स्मॉल बाउल पैटर्न है। सिम्टम्स में पैटर्न कंफर्म करने के बाद इटियोलॉजी को किस तरह से डाइसेक्ट करना है। लार्ज बाउल में हमने कहा था कि हमने एक्यूट IBD, डाइवर्टिकुलाइटिस, इस्कीमिक कोलाइटिस और बेसिली डायसेंट्री के क्वेश्चंस पूछने हैं। और वाटरी डायरिया में हमने मेडिसिन की हिस्ट्री, फूड इनटेक की हिस्ट्री और इन्फेक्शंस के हिसाब से देखना है। अब आगे आपके कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये वर्ड बड़ा हम क्रूडली यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है। पॉइजन आपको पता है कोई भी टॉक्सिन या हार्मफुल सब्सटेंस होती है। तो फूड पॉइजनिंग इट इज़ बेसिकली अ डिजीज़ कॉज्ड बाय इंजेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन फूड, ठीक है। फूड पॉइजनिंग का मतलब ये है कि आपने फूड में कोई ऐसा टॉक्सिन इंजेस्ट कर ली है जिससे बेसिकली आपको डायरिया हो रहा है। तो अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो FCPS पार्ट 1
जे कैट और फॉरेन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे कि एग्जामिनर आपको टेस्ट करते कि इतनी देर बाद डायरिया अपीयर हुआ है खाने के, तो कौन सा मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर तो आपको 1 to 6 आवर्स के अंदर अंदर फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ खाया और मुझे 4 घंटे बाद ही लूज़ मोशन शुरू हो गए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 4 घंटे के अंदर अंदर तो बेसिकली फूड के अंदर ही कोई टॉक्सिन था जो मैंने खाया और उसने डायरेक्ट जाके जीआईटी को इरिटेट किया, क्योंकि टॉक्सिन ने पहले स्टोमक से गुजरना है फिर जीआईटी में आना, तो इसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंट फीचर होता है और साथ आपको डायरिया होता है, ठीक है। तो इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये वाले हैं टॉक्सिन्स ये प्री फॉर्म्ड है कि आपने डायरेक्ट टॉक्सिन ही खाया, तो इसमें यूजुअली जो स्टेफ ओरियस का टॉक्सिन है ना और जो आपके पास बैसिलस सीरियस का है, ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस इंक्यूबेशन पीरियड का डायरिया करते हैं। तो एग्जामिनर्स आपको बेसिकली टेस्ट करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर तो 6 से 16 आवर्स में आ रहा है तो ये यूजुअली 8 to 16 आवर्स हैं, 6 to 18 आवर्स के मैंने खाना खाया 8-10-12 घंटे बाद मुझे डायरिया शुरू हो गया है। तो इस केस में यूजुअली होता है कि ऑर्गेनिज्म आता है आपके गट में आके फिर वो टॉक्सिन्स बनाता है, तो ऑर्गेनिजम्स को गट में आने में और टॉक्सिन्स बनाने में टाइम लगता है। तो ये वाला ना क्योंकि एब्डोमेन में जाके तो वहाँ टॉक्सिन्स बन रहे हैं, तो इसमें वॉमिटिंग इतनी प्रिडोमिनेंट नहीं होती, इसमें एब्डोमिनल पेन और डायरिया वाला ट्रेट ज़्यादा होता है। और ये क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस वाला जो डायरिया है ये इस नेचर का होता है, ठीक है। अगर विद इन 6 आवर्स स्टेफ ओरियस और बैसिलस का टॉक्सिन, और अगर 6 से 16 आवर्स तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस। एफसीपीएस पार्ट 1 के भी बड़े कॉमनली टेस्टेड एमसीक्यूज़ हैं। फिर जो जितने भी बाकी आपके पास सारे कॉजेज़ हैं, ये तो टॉक्सिन्स थे ना, जितने भी बाकी आपके पास सारे कॉजेज़ हैं इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया के, वो यूजुअली आपके 12 से 72 आवर्स में डायरिया करते हैं, ठीक है। सो फूड पॉइजनिंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन फूड। इफ इंक्यूबेशन पीरियड इज शॉर्ट लाइक 1 to 6 आवर्स, टॉक्सिन इज यूजुअली प्री फॉर्म्ड। वॉमिटिंग इज चीफ कंप्लेन्स और इटियोलॉजी आपके पास स्टेफ ओरियस और बैसिलस सीरियस का टॉक्सिन। इफ इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग लाइक 8 to 16 आवर्स, ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन फूड प्रोड्यूसेस टॉक्सिन आफ्टर बीइंग इंजेस्टेड, ठीक है। तो वॉमिटिंग नहीं लेकिन पेन ज़्यादा कॉमन है, ये क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस वाला है। और बाकी जो कॉजेज हैं वो 12 से 72 आवर्स। फिर कुछ हिस्ट्री में पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री है या फिर एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री है, तो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो कि आपको क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल करवाता है, ठीक है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये भी आपके पास वाटरी डायरिया, तो जब भी वाटरी डायरिया है तो आपने मेडिसिन की हिस्ट्री लाजमी लेनी, क्योंकि मेडिसिन भी कोर्स थी। फूड इंटॉलरेंस, फूड क्या खाया था उसकी हिस्ट्री, और एंटीबायोटिक्स और हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री, ये तीनों हिस्ट्रियाँ रूल आउट करने के बाद आप उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस लेबल करते हैं, ठीक है। मेडिसिन की हिस्ट्री वाटरी डायरिया में ये था ना, मेडिसिन हमने कहा था पीपीआई, लैक्सेटिव्स, एनसेड्स, एंटीबायोटिक्स और मेटफॉर्मिन, वो नहीं, आगे चले जाओ। हॉस्पिटलाइज तो नहीं रहा मरीज़, एंटीबायोटिक्स तो नहीं खाई, नहीं, आगे चले जाओ। ये दो कॉजेज़ निकल गए। खाने में क्या खाया था, कोई फूड इंटॉलरेंस तो नहीं है, ये नहीं मिली, आगे चले जाओ। फिर आप उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस के तौर पे ट्रीट करो। सो गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज बेसिकली अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। इस तरह जो अंडर कुक्ड हैम बर्गर है, ये हम 4th ईयर की पैथोलॉजी 3rd ईयर की माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई होता है, शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई जो अंडर कुक्ड हैम बर्गर। तो ये एग्जाम्स में इस तरह से सिनेरियो पूछ लिया जाता है। फ्राइड राइस के साथ बैसिलस सीरियस, बैसिलस सीरियस वही है जो भी हमने डिस्कस किया था कि विद इन 6 आवर्स के अंदर डायरिया, वॉमिटिंग इज प्रीडोमिनेंट फीचर। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जो बाकी फॉरेन ट्रैवल्स है उसमें बाकी सारे आपके पास फिकोरल वाले क्योंकि गंदा पानी होता है तो कोई भी आपके पास बाकी सारे शिगेला, साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर, इकोलाई, विब्रियो मिल सकते हैं। तो ये सारी हमने बेसिक्स डिस्कस कर ली हैं। अब इसका लेक्चर का मेन पार्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू असेसमेंट, ठीक है। ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये CMDT की लेटेस्ट गाइडलाइंस है, मैंने खुद ही एक डिज़ाइन की है कि इस तरह से पेशेंट को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट आएगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने फर्स्ट थिंग करनी है एक्यूट डायरिया के पेशेंट में कि सबसे पहले आपने डिज़ीज़ की सेवेरिटी को असेस करना है। तो डिज़ीज़ की सेवेरिटी को असेस करना है। दूसरी बात आपने क्या करनी है, जब डिज़ीज़ अगर पता चल गया कि पेशेंट ख़तरे से बाहर है तो उसके बाद आपने डिज़ीज़ को कैटेगराइज करना है। और कैटेगराइज उसी तरह से करेंगे जिस तरह से अभी मैंने बताया कि पहले देखेंगे एक्यूट है कि क्रॉनिक है,
जो क्रॉनिक है तो फिर उसका सारा एल्गोरिदम ही अलग है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। अगर एक्यूट है तो उसके बाद देखने के लार्ज बावल इन्फ्लेमेटरी पैटर्न है कि स्मॉल बावल नॉन इन्फ्लेमेटरी पैटर्न है। कैटेगराइज करने के बाद जिस तरह के हमने पहले इस लेक्चर में बात की है कि कैटेगराइजेशन के बाद आपने इटियोलॉजी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन इटियोलॉजी। तो अगर तो ब्लडी डायरिया वाली इन्फ्लेमेटरी डायरिया वाली पिक्चर्स थी तो उसमें हमने कहा था कि आपके पास एक्यूट इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ भी हो सकती है, डाइवर्टिकुलाइटिस भी हो सकता है, स्कीमिकोलाइटिस भी हो सकता है और बेसिली डिसेंट्री भी हो सकती है। अगर हमने डिस्कस किया था कि अगर वाटरी डायरिया नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया है तो उसमें आपके पास मेडिसन हो सकता है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है, आपके पास जो है मोस्ट लाइकली हो सकता है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस हो, ठीक है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया हो रहा हो, तो ये या फूड इंटॉलरेंस हो सकता है। तो इटियोलॉजी प्रिडिक्ट करनी है, कैटेगराइज करना है, तो कैटेगराइजेशन और इटियोलॉजी प्रिडिक्ट करने वाला पार्ट में लेक्चर में पहले सिखा चुका हूँ। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आपने बेसिकली असेस करना है कि आया कि एडमिशन की नीड है कि नहीं, तो वो कौन सी लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया जिसमें एडमिशन होना है कि नहीं, आया कि वर्कअप की इंडिकेशन बनती है कि नहीं बनती, और आया कि एंटीबायोटिक की इंडिकेशन बनती है कि नहीं बनती। तो असेसमेंट में बेसिकली हम ये 4 काम करेंगे। डिजीज़ की सेवेरिटी को असेस करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, इटियोलॉजी को प्रिडिक्ट करेंगे और एडमिशन की नीड, वर्कअप और एंटीबायोटिक्स का सोचेंगे। जो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसमें आपको पता है डायरिया है तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं, तो एक तो यह कि आपने रिप्लेस करना है लॉसेस को, जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हो रहे हैं उनके लॉसेस को रिप्लेस करना है। दूसरी बात के मज़ीद लॉसेस को रोकना है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग है, तो एक तो रिप्लेस लॉसेस, दूसरी बात प्रिवेंट लॉसेस, तीसरी बात जो बाकी सिम्टम्स हैं जिस तरह हमने बात की कि वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन है, तो उन सिम्टम्स को मैनेज करना है। और लास्ट पॉइंट इसमें ये होगा कि आपने इटियोलॉजी या फिर इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। तो अगर ये वाला लेक्चर मेरा आप सुन रहे हैं और इंशाल्लाह आप आज ही अपने माइंड में एल्गोरिदम बना लेंगे तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की मैनेजमेंट आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वार्ड्स वगैरह में अप्लाई करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फाइनल ईयर के लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस का सिनेरियो होता है, उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह दी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट में सबसे पहले आपने डिजीज़ की सेवेरिटी को असेस करना है, कैटेगराइज करना है, टियोलॉजी को प्रिडिक्ट करना है और इंडिकेशन चेक करनी है, फिर प्रिस्क्रिप्शन है। सो असेसमेंट ऑफ डिजीज़ सेवेरिटी, जब भी गैस्ट्रोएंटराइटिस का पेशेंट आपके पास आएगा तो जिस तरह कोई भी डिजीज़ में वो यूज़ ATLS प्रोटोकॉल ABCDE, ठीक है। सबसे पहले उसकी एयरवे चेक करना है, क्योंकि सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है कि पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में तो नहीं है। तो एयरवे चेक करने के लिए बड़ा सिंपल सा आपको पता है, मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा क्योंकि ATLS प्रोटोकॉल पे लेक्चर नहीं है। तो आप मरीज़ से बात कर लेते हो, अगर मरीज़ आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब एयरवे इंटैक्ट है। अगर नहीं बात करता तो फिर आप GCS असेस करते हो, अगर GCS 8 से कम हो तो देन यू गो फॉर इंट्यूबेशन का भी सोचते हो, ठीक है। तो इस केस में आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल एयरवे नॉर्मल इतना सीवियर नहीं होता है आपके पास 99% केसेस में एयरवे इंटैक्ट है, मरीज़ बात करे तो आगे ब्रीदिंग के लिए आपको पता है वो यूज़ वाइटल्स, तो रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन आपको ब्रीदिंग का बता देगी। सर्कुलेशन के लिए आपके ये भी वाइटल्स आपको हार्ट रेट और BP आपको सर्कुलेशन का बता देगा। बाकी डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर, तो आपका इनिशियली काम बनता ये है कि अगर पेशेंट आपके पास आया है तो उसका नाम शाम पूछ के एयरवे असेस हो गया, आप उसका चेक करें वाइटल्स, क्योंकि डिजीज़ सेवेरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइटल्स में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक वाइटल की कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस सिनेरियो में, जो कि हमने कभी गौर नहीं किया। रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होना भी बेसिकली इंडिकेशन है डिहाइड्रेशन की। तो अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ है इसका मतलब कि फ्लूइड लॉस सिग्निफिकेंट है। उसमें भी अगर ख़ासतौर पे 140 से ज़्यादा गाइडलाइंस कहती हैं हार्ट रेट है तो इट इज़ रियली सिग्निफिकेंट। इवन 120 से ज़्यादा होता ही है कि जब ब्लड प्रेशर आपका फॉल करता है तो आपको पता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स वो सिंपैथेटिक ड्राइव को इंक्रीज़ करता है, तो सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ने से हार्ट रेट बढ़ता है। इसलिए हमेशा जब भी डिहाइड्रेशन होगी, जब भी शॉक होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। अगेन जब फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो ब्लड प्रेशर विल फॉल। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ब्लड प्रेशर 100 से कम है तो दैट इज़ रियली सिग्निफिकेंट, ठीक है। फिर तीसरी बात ऑक्सीजन सेचुरेशन और रेस्पिरेटरी रेट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस सिनेरियो में। होता ही है कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि जब बहुत ज़्यादा डायरिया है
तो आपका स्टूल में बहुत ज़्यादा बायकार्ब भी लॉस कर रहा है। तो जब बायकार्ब लॉस कर रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और आपको पता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंपनसेशन रेस्पिरेटरी होती है। तो जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पीएच फॉल कर रही है, उसको कंपनसेट करने के लिए पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करता है। तो रेस्पिरेटरी पे मेरे पास एक दफ़ा पेशेंट आया था जो कि बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा था गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये पेशेंट हमारे पास सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ उसमें जा रहा है, एसिडोसिस में है। तो उसकी एबीजीज करवाई तो सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, क्योंकि बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है ड्यू टू कंपनसेटरी हाइपरवेंटिलेशन। जब एसिडोसिस हो रहा है तो मरीज़ तेज़ तेज़ सांस ले रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के अपनी पीएच मेंटेन करे। इस तरह जो आपका आखिरी वाइटल है टेम्परेचर, उसकी भी बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है 101 से टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये भी इंडिकेशन है वर्कअप और एंटीबायोटिक्स की। तो सबसे पहले वाइटल्स आपने इंश्योर करना है पेशेंट का जनरल, क्योंकि अगर तो सीवियर कैटेगरी है तो आपने यहीं पे मैनेजमेंट स्टार्ट कर लेनी है। जो बाकी कैटेगरी एटियोलॉजी प्रिडिक्ट ये साइड बाय साइड चीज़ें चलती रहेंगी, आपने जल्दी से मैनेजमेंट शुरू कर देनी है। वो मैनेजमेंट में भी आपके डिस्कस करूँगा। अच्छा, आपने वाइटल्स लेने के बाद ना आपने कुछ हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डिजीज़ सेवेरिटी को असेस करने में मदद दे सकते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिजीज़ सेवेरिटी के लिए। आपको पता है जब बीपी फॉल करेगा तो जो है पेशेंट को ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा। तो अगर पेशेंट आल्टर्ड सेंसोरियम में है या फिर कंफ्यूज्ड है तो इसकी हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जिस तरह हार्ट रेट बढ़ेगा तो हार्ट रेट का आप सिम्टम इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर घर से किसी का फ़ोन आता है कि बहुत ज़्यादा लूज मोशन है, आपने असेस करना कि डिहाइड्रेशन है कि नहीं, तो आप ये चीज़ें पूछ सकते हो कि चक्कर तो नहीं आ रहे, दिल की धड़कन तेज़ तो नहीं महसूस हो रही, ये ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स में डिस्पनिया क्योंकि तेज़ तेज़ सांस, अगेन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और ये बॉडी का सिस्टम है कि जब भी आपका डिहाइड्रेशन होगी तो किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा, किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा, और जो थोड़ा बहुत ब्लड मिलेगा वो जब किडनी को ब्लड नहीं मिल रहा होगा तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिव होके जितना भी ब्लड किडनी में जा रहा है वो सारा रीएब्जॉर्ब करा के दोबारा ब्लड में, ताकि कम से कम फ्लूइड लॉस हो यूरिन में, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, कि किडनी को ऑलरेडी ब्लड नहीं जा रहा और जो जा रहा है वो रेनिन, एंजियोटेंसिन सारा एब्जॉर्ब करी जा रहा है, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ये सारे सिम्टम्स आप पूछ सकते हैं, आल्टर्ड सेंसोरियम, पैल्पिटेशंस, डिस्पनिया। बेसिकली आपके चारों बॉडी के मेन ऑर्गन्स, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और एंड पे आता है कि अगर बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन है, क्योंकि ये वही सिनेरियो बनता है कि बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन में इस्कीमिकोलाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस वगैरह भी आपके पास आ जाता है। एग्जामिनेशन पे क्या देखना है डिज़ीज़ की सेवेरिटी असेस करने के लिए? डिज़ीज़ की सेवेरिटी असेस करने के लिए एग्जामिनेशन पे यू विल गो फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। आप सबको ड्राई साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन का पता है कि जो टंग है वो ड्राई हो जाएगी, आइज़ संकन हो जाएंगी। ठीक है, स्किन टर्जर्स गोज बैक स्लोली, और साथ आपने एब्डोमिन भी लाजमी पैल्पेट करना है, जीसीएस एसेस करना है, वही के वाइटल्स के साथ जीसीएस के। सेंसोरियम तो नहीं, कंफ्यूज तो नहीं है पेशेंट। और तीसरा एब्डोमिन में टेंडरनेस तो नहीं है, अगर सीवियर टेंडरनेस है तो ये भी डेंजर साइन है, पेट को हाथ लगाने से पेट पे दर्द हो रही है। तो डिजीज सेवेरिटी के लिए वी नीड वाइटल्स, वी नीड सम पॉइंट्स इन हिस्ट्री, और एग्जामिनेशन पे साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, जीसीएस एंड टेंडरनेस। तो इसलिए इनिशियल असेसमेंट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ सेवेरिटी, कैटेगराइजेशन, इटियोलॉजी प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ नीड ऑफ वर्कअप एंड एडमिशन। तो बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, सैचुरेशन चेक कर ली। आपने देखा ड्यूरेशन एक्यूट है, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि वरीसम या सेवेरिटी के लिए पैल्पिटेशंस, कन्फ्यूजन, डिस्पनिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और स्वेयर एब्डोमिनल पेन। एग्जामिनेशन पे जीसीएस, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन और एब्डोमिनल टेंडरनेस। तो ये पहला कंपोनेंट था, इसको मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है क्योंकि जो इटियोलॉजी प्रिडिक्शन वाला पार्ट है और इन्फ्लेमेटरी नॉन इन्फ्लेमेटरी है वो मैं जो अगले स्टेप्स हैं असेसमेंट के वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अगर इस इनिशियल असेसमेंट पे सिवियर डिजीज़ आएगी तो यू विल स्टार्ट योर मैनेजमेंट राइट अवे, आईवी लाइन सिक्योर करके फ्लूइड चलाना शुरू कर देंगे, वो सारा भी हम डिस्कस करते हैं। फॉर अगर हम एक स्टेबल पेशेंट है उसमें चीज़ें नहीं मिली, सेवेरिटी आपने जज कर ली, नहीं मिली, तो आगे किस तरह से असेसमेंट करना है वो मैं पहले बता देता हूँ और फिर मैं उसके बाद दोनों सिनेरियोस को डिस्कस करूँगा। ये साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है। आप देख सकते हैं आंखें बिल्कुल अंदर को गई हुई हैं, स्किन टर्जर स्लो गोज बैक स्लोली, आपने स्किन पिंच किया तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, टंग बिल्कुल ड्राई है, आमतौर पे वेट होती है। ठीक है, तो ये साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन आपने लाजमी देखने हैं। तो असेसमेंट का जो अगला पार्ट है डेट इज़ कैटेगराइजेशन,
कैटेगराइजेशन में आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि एक्यूट है तो वो 2 वीक से कम है, और जो क्रॉनिक है वो 2 वीक से ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये देख लिया। उसके बाद कैटेगराइज आपने करना है एक्यूट में कि इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि हम एक्यूट की बात है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है। तो इन्फ्लेमेटरी में हमने जो इन्फ्लेमेटरी के फीचर्स हैं हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेमेटरी में इन्फ्लेमेशन, ब्लड म्यूकस आता है, फीवर होता है। नॉन इन्फ्लेमेटरी वाटरी होता है। इन्फ्लेमेटरी क्योंकि लार्ज बावल का है तो टेनिस्मस अर्जेंसी होता है। नॉन इन्फ्लेमेटरी क्योंकि स्मॉल बावल का, इसमें वॉमिटिंग और ब्लॉटिंग होती है। स्मॉल बावल में खुल के आता है, लार्ज वॉल्यूम होता है, और जो है इन्फ्लेमेटरी में स्मॉल लोड। तो उसके बाद जब आपने कैटेगराइज कर लिया, सेवेरिटी सेस कर ली कि ख़तरे से बाहर है, मरीज़ को कैटेगराइज कर लिया कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी है या फिर एक्यूट नॉन इन्फ्लेमेटरी है, तो अब इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी को डाइसेक्ट करते हैं कि उनके कॉजेज़ में हम पहुंच सकें। सो इटियोलॉजी, स्मॉल बावल है कि लार्ज बावल है, इन्फ्लेमेटरी है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी, हमने असेस कर लिया। अब हमारे पास 2 सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो हमारे पास आ गया इन्फ्लेमेटरी वाला, और दूसरा सिनेरियो हमारे पास आ गया नॉन इन्फ्लेमेटरी वाला। तो इन्फ्लेमेटरी में फिर हमने बात की थी कि हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन्फ्लेमेटरी डायरिया में इन्फेक्टिव डायसेंट्री है, एक्यूट आईबीडी है, यंग पेशेंट्स होंगे, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस होंगी, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, जॉइंट्स में दर्द, आंखों में दर्द, स्किन लीजन्स, पुरानी हिस्ट्री कोई क्रॉनिक डायरिया की तो एक्यूट आईबीडी। जो डाइवर्टिकुलाइटिस और इस्कीमिकोलाइटिस वाले पेशेंट हैं वो ओल्ड एज होंगे। डाइवर्टिकुलाइटिस में कोई पुरानी हिस्ट्री होगी कॉन्स्टिपेशन, अल्टर्ड बावल हैबिट्स की। इस्कीमिकोलाइटिस में कोई एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से इस्कीमिया हो रहा है, ओल्ड एज, बहुत सवेयर टेंडरनेस। ठीक है, तो ये 4 सिनेरियोज आपके पास ब्लडी के हैं। इनके साइन सिम्टम्स पूछ के अपनी सस्पिशन बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर 12 साल का बच्चा है तो इस एज में तो एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया नहीं ना होगा, डाइवर्टिकुलम नहीं ना बनेंगे, तो अनलाइकली है। फिर आप इन्फेक्टिव का सोचोगे इस तरह से। आपने नॉन ब्लडी में हमने कहा था कि सबसे पहले ड्रग्स का पूछ लो, क्योंकि ड्रग्स में हमने बात की थी कि जो आपके प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं, आपके लैक्सेटिव्स हैं, सबसे पहले मेडिसिन्स को रूल आउट करो। ठीक है, मेटफॉर्मिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, आपकी एनसेड्स हैं। तो सबसे पहले ड्रग्स नहीं, तो फिर फूड इंटॉलरेंस नहीं, तो फिर देखो कि पास में कोई एंटीबायोटिक्स या हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री नहीं थी क्योंकि इसमें सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, और एंड पे आपके पास आ जाएगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो इस तरह से आपने जो इनिशियल 3 स्टेप्स हैं कि आपने डिजीज़ की सेवेरिटी को भी असेस कर लिया, उसके बाद आपने कैटेगराइज कर लिया उसको एक्यूट इन्फ्लेमेटरी है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है, फिर टियोलॉजी के बारे में भी अंदाज़ा हो गया। अब आपने देखना क्या है कि एडमिशन की ज़रूरत है कि नहीं। तो एडमिशन, वर्कअप और एंटीबायोटिक्स की CMDT की लेटेस्ट गाइडलाइंस जो इंडिकेशंस कहती हैं, अब हम उन पर बात करेंगे। अब इनको याद करने के लिए, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड नहीं चल रहा था, तो मैं ना आपको छोटा सा जो है एक तरीका याद करने का बता देता हूँ। राइट साइड पे हम कह रहे हैं क्योंकि जो वर्कअप की इंडिकेशंस हैं वही एंटीबायोटिक की इंडिकेशन है, और एडमिशन की इंडिकेशन अगर वही चीज़ सवेयर हो जाएगी तो वो एडमिशन की इंडिकेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 सिनेरियो थे, एक इन्फ्लेमेटरी और एक नॉन इन्फ्लेमेटरी वाटरी डायरिया। तो वाटरी डायरिया में तो अगर 8 से ज़्यादा स्टूल्स आ रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस 6 कहती हैं, कुछ 8 से ज़्यादा कहती हैं, 8 से ज़्यादा स्टूल्स आ रहे हैं पर डे, या फिर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को, आपने असेस किया बीपी कम है, पल्स ज़्यादा है, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेशन बनती हैं आपके पास एडमिशन, ये वर्कअप की और एंटीबायोटिक की इंडिकेशन बनती हैं। वरना हमने कहा था कि नॉन इन्फ्लेमेटरी में हम एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। तो जो आपके पास एडमिशन की इंडिकेशन है वो यही है कि अगर डिहाइड्रेशन हो, वो सवेयर हो, तो फिर ये आपकी एडमिशन की इंडिकेशन है। सवेयर डिहाइड्रेशन या फिर डिहाइड्रेशन विद वॉमिटिंग के पेशेंट ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड और ओरली नहीं ले सकता, तो अब ड्रिपिंग लगेंगी तो फिर हॉस्पिटल में आपने एडमिट करना है। दूसरी बात इंडिकेशन जो है आपकी वर्कअप की और एंटीबायोटिक्स की, वो है इन्फ्लेमेटरी डायरिया। इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि जब भी इन्फ्लेमेटरी डायरिया हो, ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, या फिर फीवर है। गाइडलाइंस कहती हैं अगर 101 से ज़्यादा फीवर है या TLC 15,000 से ज़्यादा है, तो एडमिशन की भी यही इंडिकेशन है, लेकिन ऐसा ब्लडी डायरिया जो कि वर्स करता जा रहा है। ठीक है, उसी को अपने स्वेयर करके एडमिशन की बना लेने। आम ब्लडी डायरिया तो वर्कअप पे घर भेज दो, पेशेंट स्टेबल है। अगर ब्लडी डायरिया वर्स कर रहा है, ठीक है, या फिर हमने कहा इन्फ्लेमेटरी में टेम्परेचर, यहाँ पे सेप्सिस का एलिमेंट है, TLC आपका 15,000 से ज़्यादा है,
या फिर फीवर आपका 103 से ज़्यादा है, उधर हमने बात की थी कि फ़ीवर 101 है। तो इन्फ्लेमेटरी डायरिया में हमेशा आपने वर्कअप कराना है, और अगर इन्फ्लेमेटरी डायरिया नहीं बेहतर हो रहा या फिर सेप्सिस का एलिमेंट है तो आपने एडमिट भी करना है। फिर जो उसके बाद हमारे पास इंडिकेशन आती हैं वर्कअप की या फिर एंटीबायोटिक की, उसमें है कि अगर पेशेंट आपका बेचारा ओल्ड है, 70 से ज़्यादा साल उम्र है उसकी, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी आपने वर्कअप करा के एंटीबायोटिक देनी है। तो एडमिशन के लिए भी यही इंडिकेशन है, अगर ओल्ड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड विद डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन इन ओल्ड या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो इस पे फिर आपने उसको दाखिल करना है, अगर स्टेबल हो तो घर भेज देना है। इन शॉर्ट एडमिशन तब करना है अगर तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में है और हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर सकता, लाइक विद वॉमिटिंग है, या फिर सिवियर डिहाइड्रेशन है, या फिर डिहाइड्रेशन में है और ओल्ड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर सेप्सिस का एलिमेंट है, या फिर ब्लडी डायरिया बहुत ज़्यादा है, तो ये इंडिकेशन ऑफ एडमिशन है। वर्कअप की एक इंडिकेशन जो एक और भी है कि अगर 7 डेज से ज़्यादा आपका डायरिया चल रहा है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इन इंडिकेशंस को एक दफ़ा दोबारा गौर से देख लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 8 से ज़्यादा स्टूल्स हैं या फिर डिहाइड्रेशन है तो आपने वर्कअप कराना है और एंटीबायोटिक्स देनी है। अगर इन्फ्लेमेटरी डायरी है तो फिर आपने वर्कअप करवाना ही करवाना है। अगर बूढ़ा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या 7 दिन से ज़्यादा का डायरी है तो फिर भी आपने वर्कअप करवाना ही करवाना है। एडमिशन में क्या है कि सिवियर डिहाइड्रेशन है, या फिर डिहाइड्रेशन और ओरली नहीं ले सकता बेचारा, या फिर डिहाइड्रेशन और बूढ़ा है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर ब्लडी डायरिया वर्स ही करता जा रहा है, या फिर सेप्सिस का एलिमेंट है। तो इस तरह से आप असेस करने के बाद इस स्टेज पे आप डिजीज़ की सेवेरिटी को असेस कर चुके होंगे, आप कैटेगराइज कर चुके होंगे आईआईटीज एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और एक्यूट नॉन इन्फ्लेमेटरी, इटियोलॉजी का अंदाज़ा लगा चुके होंगे, और आपको पता है कि मैंने एडमिट करना है कि नहीं करना, मैंने वर्कअप करवाना है कि नहीं करवाना, मैंने एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी। लास्ट पॉइंट के वर्कअप आपने क्या करवाना है, वर्कअप में यू गो फॉर स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन एंड कल्चर। स्टूल कंप्लीट पे फिर बेसिकली आप देख लेते हो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, ब्लड है कि म्यूकस है, पस सेल्स हैं कि नहीं, इन्फेक्शंस के लिए ओवा और सिस्ट का पता चल जाएगा, पैरासाइटिक, और कल्चर आपको बता देगा कौन से बैक्टीरिया से है और उसके खिलाफ कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द असेसमेंट, ठीक है। वाइटल्स चेक किए, वरीसम सिम्टम्स पूछ लिए, पैल्पिटेशंस, कन्फ्यूजन, डिस्पनिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, स्वेयर एब्डोमिनल पेन, जीसीएस साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल टेंडरनेस। इटियोलॉजी आपने देख ली, स्मॉल बावल है, लार्ज बावल है, इन्फ्लेमेटरी है, ब्लडी है कि नॉन ब्लडी है। ब्लडी में आपने इन्फेक्टिव डायसेंट्री, एक्यूट आईबीडी, डाइवर्टिकुलाइटिस और इस्कीमिकोलाइटिस का सोचा। नॉन ब्लडी में आपने ड्रग्स, फूड इंटॉलरेंस, रीसेंट हॉस्पिटलाइजेशन और गैस्ट्रोएंटाइटिस का सोचा। इंडिकेशन ऑफ एडमिशन थी स्वेयर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन विद वॉमिटिंग एंड नॉट एबल टू टेक ओरली, स्वेयर और वर्सनिंग डिहाइड्रेशन इन 70 ईयर्स ओल्ड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, सेप्सिस का एलिमेंट, या स्वेयर एब्डोमिनल पेन, या फिर ब्लडी डायरिया। इंडिकेशन फॉर वर्कअप थी आपकी ग्रेटर देन 6 to 8 स्टूल्स, डिहाइड्रेशन, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, एज ग्रेटर देन 70, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, और इलनेस परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 7 to 10 डेज। ये सारी CMDT की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, एक है कि हमारा एडमिशन वाला डिहाइड्रेशन वाला केस कि पेशेंट को स्वेयर डिहाइड्रेशन आपने पेशेंट मैनेज करना है, और एक के पेशेंट आपका स्टेबल है और आपने उसको घर का लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो दोनों सिनेरियोज को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो इज़ एक्यूट डायरिया विद डिहाइड्रेशन। ये वो पेशेंट है कि आपने उसके वाइटल्स किए, आपको जो है ब्लड प्रेशर वो आपको 100 से कम मिल रहा है, ठीक है, जो हार्ट रेट है वो उस पेशेंट का इंक्रीज्ड है, या फिर पेशेंट हो सकता है शॉक में हो, ब्लड प्रेशर आपको मिल ही नहीं रहा, ठीक है, ये वो वाला सिनेरियो है। या फिर हमने कहा था कि जो अलार्म सिम्टम्स हैं, पेशेंट का GCS लो है, अल्टर्ड सेंसोरियम में है, पैल्पिटेशंस हैं, लंग्स में डिस्पनिया है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है। तो इस तरह के केसेस को किस तरह से मैनेज करना है, आपने एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक की, डेंजर साइन सिम्टम्स चेक किया, आपको डिहाइड्रेशन का केस मिल गया है, तो इसमें क्या होगा कि आप जल्दी से फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिक्योर IV लाइन। IV लाइन सिक्योर करते साथ ही जैसे ही होगा आपने सैंपल्स भी भिजवा देने हैं जिसमें CBC, RFTs, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और ABGs होने चाहिए। CBC की ये सिग्निफिकेंस है कि हमने बात की थी कि अगर TLC 15,000 से ज़्यादा है तो ये भी एंटीबायोटिक वर्कअप और
एडमिशन की इंडिकेशन है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की ये सिग्निफिकेंस है कि पेशेंट कैन बी अ केस ऑफ हाइपोकलीमिया, इसलिए जो सीवियर डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट हैं उसमें आप ईसीजी भी ऑब्टेन कर लो कि जब तक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं आते आप देख लो कि आया कि ईसीजी में हाइपोकलीमिया वाली चेंजेस तो नहीं है, जिसमें आपकी यूजुअली जो टी वेव है वो फ्लैट हो जाती है, यू वेव्स आ जाती हैं, ठीक है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और एबीजीज की यही सिग्निफिकेंस है कि हमने बात की थी कि बायोकार्ब लॉस होता है तो पेशेंट कैन बी हैविंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जब तक लैब्स आएंगी आप इन कॉम्प्लिकेशंस की स्क्रीनिंग भी कर सकते हो। आरएफटीज़ की ये इंडिकेशन है कि जब ब्लड नहीं मिलता किडनीज़ को, जब किडनीज़ को ब्लड नहीं मिलता तो किडनी आपके बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं कर सकती, और जब ब्लड नहीं मिलता तो हमने बात की थी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन ने क्या करना कि किडनी की ट्यूब्यूल्स में जो वाटर वगैरह आएगा उसको भी वो रीअब्जॉर्ब करवा के ब्लड में लेगा। तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट जब होगा, बॉडी से यूरिन नहीं बन रहा तो बॉडी से टॉक्सिन्स भी नहीं निकल रहे, जब टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे तो एजोटीमिया, ठीक है। इसका मतलब कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेट विल बी इंक्रीज, और पेशेंट जब किडनी को बहुत देर तक ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी के ट्यूब्यूल्स का नेक्रोसिस भी हो सकता है, विच इज़ कॉल्ड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। तो हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, प्री रीनल एजोटीमिया, सेप्सिस, तो आपने लैब्स ये वाली सारी लाजमी भिजवा देनी है। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल लैब्स भिजवाई, आईवी लाइन सिक्योर होगी तो यू विल गिव फ्लूइड का बोलस। अगर तो पेशेंट शॉक में है तो आप फ्लूइड का बोलस भी देंगे, ठीक है। इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन 500 ml का बोलस देंगे और रिपीट करेंगे अगर प्रेशर मेंटेन नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप 1.5 से 2 लीटर डिपेंड करते हैं डिहाइड्रेशन पे कि आपने कितना बोलस देना है। तो फ्लूइड बोलस आपने लाजमी लगवा देना है। अगर इतना फॉर एग्जांपल मॉडरेट सी डिहाइड्रेशन है तो इसमें फिर अगर पेशेंट शॉक में नहीं है तो उसमें फिर आप रिंगर लैक्टेट की ड्रिप लगवा सकते हो। रिंगर लैक्टेट 1 लीटर आप पेशेंट को लगा के उसकी हाइड्रेशन को रिस्टोर कर सकते हो। तो एक तो हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस की थी उसमें हमने कहा था एक तो आपने फ्लूइड रिप्लेस करना है, तो फ्लूइड के अंदर बेहतर है कि आप KCl भी डाल दें क्योंकि हाइपोकलीमिया इज़ अ सीवियर इशू। तो प्लस KCl का एम्प्यूल आपने फ्लूइड में डाल देना जब तक लैब्स नहीं आती, ठीक है। ये सीवियर डिहाइड्रेशन वास्ते लैब्स आपने भेज दी, फ्लूइड आपने लगवा दिया। अब सिर्फ फ्लूइड नहीं लगवाना क्योंकि डिहाइड्रेशन है और डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इंडिकेशन थी एंटीबायोटिक की, ठीक है। तो कोस को ट्रीट करने के लिए जो एंटीबायोटिक लेटेस्ट गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं डेट इज़ सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर कोट्राइमोक्साजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर कोट्राइमोक्साजोल जो कि सेप्ट्रॉन के नाम से आती है। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन 400 मिलीग्राम आपने लगवा देना उसी वक्त, या फिर आपने कोट्राइमोक्साजोल का इंजेक्शन लगवा देना, ठीक है। तो ये 880 में डोज आती है। तो एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगा दिया, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स आप रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन बाकी सिम्टम्स जो है मरीज़ के उसके लिए आपने वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग के लिए एंटीमेटिक। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे बहुत ही गंदे रिफ्लेक्सेस बने कि हम हर पेशेंट को राइजिक लगवाते हैं। राइजिक हमने जिक्र किया कि जो PPI वो वर्सन करता है, तो PPI डोंट्स में है कि PPI आपने नहीं लगवाना। इसी तरह मैग्जालोन उल्टी के लिए आपने नहीं लगवाना क्योंकि मैग्जालोन मोटिलियम ये मोटिलिटी को इंक्रीज़ करके वॉमिटिंग को कम करे, तो मज़ीद मोटिलिटी से ज़्यादा तो ये भी डोंट्स में मैग्जालोन ही लगाना। ऑनसेट आपने लगवाना है या फिर ग्रेविनेट लगवाना है। ऑनसेट का फ़ायदा ये है कि ऑनसेट आपका स्टूल की फ्रीक्वेंसी लिक्विडिटी को भी कम करता है, ठीक है। तो वॉमिटिंग अगर है तो आपने ऑनसेट लगवा देना है। इसी तरह अगर एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था कि एक तो फ्लूइड के लॉस को रोकना है आपने, दूसरी बात आपने सिम्टम्स को मैनेज करना है, तीसरी बात जो फ्लूइड लॉस हो गया उसको रिप्लेस करना है। तो फ्लूइड लॉस को रिप्लेस के लिए आप फ्लूइड दे रहे हो, सिम्टम्स के लिए आप ऑनसेट और स्पासफोन लगवा दो अगर पेट में दर्द है, ठीक है, या नो स्पा लगवा दो, ये स्पाज्मोलिटिक ड्रग है, ठीक है। तो एब्डोमिनल पेन इससे बेहतर हो जाएगी। तो सिम्टमेटिक मैनेजमेंट हमारा दूसरा कंपोनेंट था, फ्लूइड लॉसेस की रिप्लेसमेंट हमारा पहला कंपोनेंट था,
तीसरा हमारा कंपोनेंट ये था कि आपने मज़ीद डायरिया को रोकना है, ठीक है, उसके लिए मैं आगे बताता हूँ। और फोर्थ था कि आपने कोर्स तो सिप्रोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन लगवा देना है। फ्लूइड, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट और एंटीबायोटिक का शॉट लगवा दिया है। अब पेशेंट केस था सीवियर डिहाइड्रेशन का, तो इतनी मैनेजमेंट के बाद यू विल एडमिट दिस पेशेंट टू द, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी के सीवियर डिहाइड्रेशन है तो बेहतर आप HT और ICU में ले लें, वरना वार्ड में एडमिट डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को कर लेंगे। तो इफ सीवियर डिहाइड्रेशन तो सेंड CBC, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ABGs, RFTs, ऑब्टेन ECG, फ्लूइड बोलस नॉर्मल सलाइन प्लस KCL रिपीट भी करना पड़ सकता है, सिप्रो दे दो, एंटीमेटिक दे दो और पेन रिलीफ के लिए स्पासफोन दे दो। अब पेशेंट इस मैनेजमेंट के बाद जो आपका पेशेंट है वो आ गया है आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, तो एडमिशन के बाद आपने क्या क्या करना है इसका, एंटीबायोटिक्स का शॉट लगवाया कोर्स को डील करने के लिए, सिम्टम्स मैनेज किए, फ्लूइड को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमने उन्हीं 4 प्रिंसिपल्स पे वार्ड के अंदर भी वही मैनेजमेंट करनी है कि हमारा एक प्रिंसिपल था कि रिप्लेस द लॉसेस, दूसरा था कि प्रिवेंट लॉसेस जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट बताए थे, तीसरा था कि सिम्टम्स मैनेज, और चौथा था कि इटियोलॉजी को एड्रेस करना है। तो जब वार्ड में पेशेंट आएगा ना, अब आप उसको फ्लूइड दे रहे हो, आपने उसका TTR लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है ना आइडियली जब वो शॉक से बाहर निकल गया तो आप रिंगर लैक्टेट इज़ फ्लूइड ऑफ चॉइस, ठीक है, रिप्लेस लॉसेस के लिए रिंगर लैक्टेट आपने 200 ml/h पे चला देना है। अब इसको टाइट्रेट करना है, तो टाइट्रेशन के लिए आपने पेशेंट की वाइटल मॉनिटरिंग साथ करवानी है। वाइटल मॉनिटरिंग में आपको पता है BP, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, टेम्परेचर और BSR, क्योंकि ये पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि यूरिन इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग करवानी है, इसलिए आपने पेशेंट को कैथीटराइज भी रखना है। तो बेसिकली जो मॉनिटरिंग है ना, यही आपका डिसाइड कर रही होगी कि आपने कितना फ्लूइड देना है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट बहुत ज़्यादा कार्डिक डिजीज़ है, CKD का पेशेंट है, क्योंकि कार्डिक वाले आगे हार्ट ब्लड पंप नहीं कर सकता, CKD वाले किडनी बॉडी से नहीं फ्लूइड निकाल सकती, तो फ्लूइड देना सोच समझ के होता है। तो फिर आप CVP लाइन पास करके CVP प्रेशर मैयर करके उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हो। और इन पेशेंट में आप फ्लूइड की बजाय फिर नोरपीन दे देते हो, ठीक है। अगर फ्लूइड्स पे ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा तो फिर आप नोरपीन चलवा देते हो, ठीक है। आप इनिशियली 4 to 5 ml/h पे नोरपीन चलवा देते हो और उसको फिर टाइट्रेट करते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली आपने फ्लूइड, अब अगर पेशेंट उससे शॉक से बाहर है तो आपने रिंगर लैक्टेट 200 मिलीग्राम पे चला 200 ml/h पे चला दिया, और साथ आपने वाइटल मॉनिटरिंग की। आपका टारगेट है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 से ऊपर रहे, जो हार्ट रेट है वो 130 से नीचे रहे, और जो यूरिन आउटपुट है वो ग्रेटर देन 0.5 ml/kg/h। ACMDT की लेटेस्ट गाइडलाइन है कि आपने इतने पे टाइट्रेट करना है। जब ये टारगेट अचीव होते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड को आप टाइट्रेट करते जाओगे। तो जो रिप्लेसमेंट ऑफ लॉसेस वाला पार्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है कि लॉसेस को प्रिवेंट कैसे करना है। तो लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एंटी डायरियल ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ में हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमने कहा था डायरिया बेसिकली बॉडी से इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस को निकाल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अक्सर जो वार्ड में एडमिटेड पेशेंट हैं उनको वी गिव प्रोबायोटिक्स, जो कि आपके पास आता है इंटेरोजर्मिना के नाम से। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? नेचुरल बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया जो है बेसिकली आपको ऐसी चीज़ें बना रहे होते हैं, टॉक्सिन्स बना रहे थे जो डायरिया करवा रहे हैं। तो इंटेरोजर्मिना उन जो टॉक्सिन बैक्टीरियाज को कम करेगा। तो इंटेरोजर्मिना का एम्प्यूल आप देते हो पानी में सुबह शाम फॉर 3 days। रिप्लेस लॉसेस भी हो गया। बाकी हमारा तीसरा पॉइंट था सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के वही आप ऑनसेट देते रहोगे 8 मिलीग्राम BD में, स्पासफोन दोगे BD में, और इटियोलॉजी के लिए वही आपने एंटीबायोटिक्स सिप्रोफ्लोक्सासिन को कंटिन्यू करना है। लेकिन अब क्योंकि पेशेंट एडमिटेड है तो इस मैनेजमेंट के अलावा जो आपने लैब्स भेजी थी उन लैब्स को आपने करना है फॉलो। आया कि पोटेशियम कम तो नहीं है तो पोटेशियम को रिप्लेस करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है तो उसको ट्रीट करेंगे। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोकलीमिया की मैनेजमेंट अलग टॉपिक्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेफ्रोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन मेन बात है कि लैब्स को फॉलो करना है, कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है, और इन पेशेंट का भी आपने स्टूल कंप्लीट और कल्चर भिजवा देना है, क्योंकि ये सारी जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहा है उसमें वो सारी इंडिकेशन एंटीबायोटिक्स की और इंडिकेशन ऑफ वर्कअप ऑब्वियसली
क्योंकि वो जो है इंडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक और वर्कअप से स्वेयर थी एडमिशन की इंडिकेशन। तो जो भी पेशेंट एडमिटेड है उसको आपने स्टूल कंप्लीट और कल्चर भी भिजवा देना है, सिम्टोमेटिकली मैनेजमेंट करना है, पेशेंट बहुत जल्दी आपके इम्प्रूव कर जाएंगे। तो ये मैनेजमेंट थी आपकी स्वेयर डिहाइड्रेशन वाला सिनेरियो। आईवी लाइन से क्योर की, लैब्स भी जो आई, फ्लूइड के बोलस दिए, उसको शॉक से बाहर निकाला। फिर आपका प्रिंसिपल वही था कि रिप्लेस द लॉसेस विद मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग आपने की बीपी, हार्ट रेट, टेम्परेचर, बीएसआर, यूरिन आउटपुट के साथ। लॉसेस को प्रिवेंट किया विद प्रोबायोटिक्स। मैनेज किया सिम्टम्स को, रेटियोलॉजी को एड्रेस किया और वर्कअप को फॉलो किया और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया विद डिहाइड्रेशन। एक और आपका जो है बहुत ज़्यादा ये वही है सारी, फॉलिक एथिट्राइजेशन, बीपी, हार्ट रेट, टेम्परेचर, बीएसआर मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यू फ्लूइड रिससिटेशन, सेंड स्टूल कंप्लीट एंड कल्चर। रिंगर लैक्टेट इज प्रेफर्ड, फ्लूइड 200 ml पे चलाना है और टाइट्रेट करना है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन और एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री थी तो आपने क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल का ऐसे भी करवाना। टारगेट है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा रखना है, हार्ट रेट 120 से कम, यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg से ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप फ्लूइड दे रहे हैं ना तो आपने ये देखें कि पेशेंट ओवरलोड में ना चले जाए। तो ओवरलोड के लिए आपको पता है जब भी पेशेंट ओवरलोड में जाएगा तो उसको अडीमा होगा, जेवीपी उसकी डिस्टेंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा हार्ट पंप नहीं कर रहा उतना, जेवीपी डिस्टेंडेड। और आप चेस्ट सुनोगे क्योंकि हार्ट उतना फ्लूइड पंप नहीं कर पा रहा, ओवरलोड में है। तो जब हार्ट ब्लड आगे पंप नहीं कर रहा तो पीछे लंग्स में इकट्ठा हो रहा है, तो चेस्ट में फाइन क्रेप्ट्स आएंगे, ठीक है, लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाएगा, पल्मनरी एडीमा। तो चेस्ट ऑस्कल्टेशन फॉर पल्मनरी एडीमा, जेवीपी और सीवीपी प्रेशर मेजरमेंट आपने साथ साथ करनी है टू चेक फॉर ओवरलोड। ये था डिहाइड्रेशन, स्वेयर डिहाइड्रेशन विद एक्यूट डायरिया। अब हम एक स्टेबल केस भी डिस्कस करेंगे, ओपीडी केस जो है हमारे पास। उससे पहले ये कि अक्सर हम यहाँ पे ना आप फंस जाते हो कि पेशेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया है वॉमिटिंग, डायरिया, आपकी एबीजीज पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ गया है, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ गए, लेकिन पेशेंट की बीएसआर भी ज़्यादा, डायबिटिक था। ये बहुत ज़्यादा कॉमन केस है। तब आप फंस गए हो कि यार इसको डीके है, क्योंकि डीके में भी डायबिटिक, बीएसआर ज़्यादा, एसिडोसिस, लेकिन कीटो भी होना चाहिए, ठीक है, तो कीटोन्स देखने होते हैं। और के आया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड डायरिया है, तो इसका कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? डिहाइड्रेशन प्लस डायरिया वाला है कि डीके वाला? तो एक तो मैंने आपको खुद ही बता दिया, कीटोन्स यूरिन में या ब्लड में कीटोन्स आपने करा लेने। अगर तो यूरिन और ब्लड में कीटोन्स हैं तो फिर आपने उसको ट्रीट करना है एज अ केस ऑफ डीके, ठीक है। अगर कीटोन्स नेगेटिव हैं तो डायरिया इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ड्यू टू डायरिया, ठीक है। एक बात कि कीटोन्स आपने देख लेने। दूसरी बात ये कि एनाइन गैप कैलकुलेट करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनाइन गैप मैं तो हर पेशेंट का करता हूँ। एनाइन गैप का क्या कॉन्सेप्ट है? एनाइन गैप होता है सोडियम प्लस पोटेशियम, ये है मेजरेबल कैटाइंस, और वहाँ से बायकार्ब प्लस क्लोराइड, इनको माइनस करना है। तो नॉर्मली आपका जो सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस बायकार्ब प्लस क्लोराइड, ये वैल्यू आपकी तकरीबन 6 से 14 को आप नॉर्मल कंसीडर कर रहे होते हो। तो अगर 14 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं इंक्रीज एनाइन गैप। डायबिटिक एसिडोसिस में वी गेट इंक्रीज एनाइन गैप। कीटो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है? इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब एनाइन गैप इसमें क्यों इंक्रीज होता है? कि कीटो एसिड्स बनते हैं। जब कीटो एसिड्स बनते हैं तो उनको कंज्यूम करने के लिए बायकार्ब यूटिलाइज होता है। जब बायकार्ब यूटिलाइज होता है तो बायकार्ब जब कीटो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में कंज्यूम होगा तो बायकार्ब विल फॉल। जब बायकार्ब कम हो गया तो इनका सम कम हो गया। फॉर एग्जांपल जब बायकार्ब कम हुआ तो ये वाला सम जो क्लोराइड और बायकार्ब का टोटल है वो कम हो गया, तो ये वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट्स वाई इन डीके वी गेट इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायरिया में क्या होता है? बॉडी का रूल है कि जब भी बायकार्ब कंज्यूम होता है, जब भी बायकार्ब कंज्यूम होता है टू न्यूट्रलाइज एसिड्स तो वी गेट इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्योंकि कंज्यूम होगा तो बायकार्ब की वैल्यू कम हो गई। आया कि वो किडनी फेलियर हो तो किडनी एक्सक्रीट नहीं कर रही तो बायकार्बन एसिड्स, किडनी एसिड्स को एक्सक्रीट नहीं करी तो बायकार्बन एसिड्स को
न्यूट्रलाइज करने में कंज्यूम हो रहा है। तो किडनी फेलियर में भी वी गेट इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसी तरह अगर लैक्टिक एसिडोसिस है तो उसमें भी लैक्टेट एसिड है तो उसको कंज्यूम करने में बायकार्ब यूज़ हो गया, तो बायकार्ब यूज़ हो गया तो एनाइंस डिक्रीज करके जो कैटाइंस हैं वो नॉर्मल है, तो दिस वैल्यू विल इंक्रीज, एनाइन गैप विल इंक्रीज। इसी तरह कीटो एसिड्स हैं, अगर कीटो एसिड्स को कंज्यूम होने में अगर कीटो एसिड को कंज्यूम करने में बायकार्ब लग गया है सारा, तो अगेन इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन जो डायरी है आपका उसमें वी गेट नॉर्मल एनाइन गैप। एक तो हमने कहा था कि डायरिया वाले मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कीटोन्स नहीं होंगे, डीके वाले में होंगे। फिर हमने कहा डीके में इंक्रीज एनाइन गैप होगा लेकिन डायरिया वाले में नॉर्मल। उसकी रीज़न ये है कि जब भी बॉडी में बायकार्ब लॉस होता है, लाइक बॉडी से बायकार्ब निकल रहा है, वो था कि कंज्यूम हो रहा है एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, इसमें कि बॉडी से निकल रहा है, जैसे डायरिया में निकल रहा है। तो अल्लाह ताला का सिस्टम है कि जब भी एक एनाइन निकलता है दूसरा एनाइन इंक्रीज करता है, तो क्लोराइड उसके कंपैरिजन में इंक्रीज करता है। तो जब बायकार्ब डिक्रीज होता है क्लोराइड इंक्रीज करता है, तो इनका सम जो है वो होम्योस्टेसिस में मेंटेन ही रहता है। तो एनाइन गैप भी, एनाइंस भी नॉर्मल रहते हैं, कैटाइंस भी नॉर्मल रहते हैं, इसलिए एनाइन गैप भी नॉर्मल रहता है। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि वी गेट इंक्रीज एनाइन गैप एसिडोसिस इन डीके बट नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस इन डायरिया। सिनेरियो वी हैव इसके हमारे पास पेशेंट स्टेबल है। मैंने कहा था कि जब भी पेशेंट आएगा तो सबसे पहले आप उसे असेस करेंगे उसकी डिज़ीज़ की सिवेरिटी की। तो अगर पेशेंट वाइटली आपका स्टेबल है, कोई डेंजर साइन नहीं है, तो देन वी विल मूव फॉरवर्ड्स टू कि डिज़ीज़ की कैटेगरी क्या है। तो उसमें एक्यूट और क्रॉनिक में हमने डिफ्रेंशिएट करना था, और एक्यूट में फिर हम देखना था क्या आया कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमने हिस्ट्री लेके किस तरह से कैटेगराइज करना है इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी को। तो इटियोलॉजी को हमने प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर तो ब्लडी है तो उसमें आपके पास मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल डाइसेंट्री है, लेकिन आईबीडी को इस्कीमिक कोलाइटिस को और डाइवर्टिकुलाइटिस को रखना है। अगर वाटरी है तो मेडिसिन की हिस्ट्री, एंटीबायोटिक्स और हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री, फूड इंटॉलरेंस की हिस्ट्री और फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस। और एंड पे मैंने कहा था कि आपने चेक करना है आया कि देयर इज़ इंडिकेशन ऑफ एडमिशन, एडमिशन की कोई इंडिकेशन तो नहीं है, आया कि कोई एंटीबायोटिक्स देने की और वर्कअप की इंडिकेशन है कि नहीं। तो उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो फिर आपने एडमिट करना है। अगर डिहाइड्रेशन है लेकिन पेशेंट ओरली मेंटेन नहीं कर सकता, कुछ खा पी नहीं सकता, फिर आपने एडमिट करना है। अगर डिहाइड्रेशन और पेशेंट बूढ़ा है या फिर जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिर आपने एडमिट करना है। अगर ब्लडी डायरिया वर्सन होता जा रहा है फिर आपने एडमिट करना है। और लास्ट कंडीशन ये थी कि अगर सेप्सिस का एलिमेंट है, फीवर 103 से ज़्यादा या टीएलसी 15 से ज़्यादा, तो आपने एडमिट करना है। एडमिशन वाला सारा प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो आपने फिर एंटीबायोटिक और वर्कअप की जो इंडिकेशंस थी उसमें ये थी कि अगर 6 से ज़्यादा स्टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, 6 से ज़्यादा स्टूल या फिर डिहाइड्रेशन है। दूसरा था कि अगर इन्फ्लेमेटरी डायरिया तो आपने एडमिशन करना ही आपने वर्कअप करना ही करना है और आपने एंटीबायोटिक देनी है। फिर तीसरा था अगर ओल्ड एज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो भी हमारे पास इंडिकेशन थी वर्कअप की और एंटीबायोटिक्स की। और आखिरी बात ये कि अगर रिजॉल्व नहीं करा या 7 डेज से ज़्यादा हो गए हैं डायरिया को, कि 7 दिन से आप मैनेज कर रहे हो और पेशेंट बेहतर नहीं हो रहा, तो जो पहला कंपोनेंट है हमारा, अब इस कैटेगरी पे आपने ये जज कर लिया कि मैंने एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी, ठीक है। तो जो फोर्थ कंपोनेंट है वो इस पे डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन या कोर्स कि आया कि ये इंडिकेशंस पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। इसमें से एक भी इंडिकेशन है तो वी विल गो फॉर वर्कअप एंड वी विल ट्रीट द इन्फेक्शन विद एंटीबायोटिक्स। और वर्कअप आपको पता है इस केस में हमारे पास है स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन प्लस कल्चर, ठीक है। तो ओपीडी केस में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सबसे पहले था रिप्लेस द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। तो जो हमारे पास स्टेबल कैटेगरी वाला पेशेंट है ओपीडी केस है उसका हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से रिप्लेस करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो हैं, एक तो डाइट और दूसरा आपके पास जो ओरल रिहाइड्रेशन है, ठीक है, ORS जिसे हम कहते हैं। तो डाइट में सबसे पहले डाइटरी एडवाइस मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब इसको क्या दे दें, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें नहीं देनी। फैटी फूड नहीं देना क्योंकि वो हज़म नहीं होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देनी, फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो मिल्क वगैरह हैं ये भी सारा फर्मेंटेशन कराती हैं, बैक्टीरियल गैसेस बनाते हैं। फिर
तो डेयरी प्रोडक्ट्स, फैटी फूड, कैफ़ीन, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपने नहीं देनी। तो बेसिकली फिर देना क्या है, उन्हें कहना ड्रिंक्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हों, जैसे लाइक जूसेस, ये देने हैं। बनानास दे सकते हैं, फ्रेश जूसेस दे सकते हैं, राइस, खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, ये चीज़ें दे सकते हैं। ओआरएस हम सारे देते हैं, हर पेशेंट को देते हैं, लेकिन ओआरएस की एजुकेशन किस तरह से करनी है। ओआरएस की क्योंकि जो पहला ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है कि जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए हैं उनको रिप्लेस करना है और फर्दर लॉस को आपने रोकना है। जब ये सारा प्रोसीजर होगा तो बाकी सिम्टम्स को मैनेज करना है और कोर्स को ट्रीट करना है। ये 4 प्रिंसिपल हैं। तो पहले प्रिंसिपल में हम ओआरएस की जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहते हैं कि आपने पेशेंट को इस तरह से एजुकेट करना है कि 100 to 200 ml ओआरएस आफ्टर ईच वाटरी स्टूल। तो ये बेसिकली आधा ग्लास बनता है। तो आपने कहना है कि हर पतले पानी जैसे मोशन के बदले आपने आधा ग्लास ओआरएस सिप्स में पी लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अगली हेडिंग है दैट इज़ हाउ टू प्रिवेंट फर्दर लॉस। अच्छा, ओआरएस घर में भी बनाने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। First of all, 90% of the cases of acute non-inflammatory diarrhea are mild, self-limited. After initial assessment of disease severity, categorization, etiology, and assessing need of admission or workup, rehydration. So rehydration में ORS है 100 to 200 ml after each लूज वाटरी स्टूल, मतलब आधा ग्लास पानी हर पतले पानी जैसे के खिलाफ। ORS में बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओआरएस में हमारे पास ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये कन्वेंशनल मिक्सचर भी मैंने बताया कि घर में किस तरह से ओआरएस बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो है वो ही बाहर का बना हुआ ही यूज़ कर लेते हैं। घर में ओआरएस जो बनाने का तरीका है, जो गाइडलाइंस कहती हैं, हमने कहा कि ओआरएस में फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स और शुगर होनी चाहिए। तो फ्लूइड का क्या है कि 1 लीटर आपने ले लेना है पानी। उसके बाद हमने कहा था शुगर, तो शुगर के लिए आपने 8 टीस्पून आपने शुगर डाल देनी है, ठीक है। ग्लूकोज चला गया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास वही आते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्ब। तो सोडियम क्लोराइड आपको पता है सॉल्ट में होता है, तो आपने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है, आधा चम्मच नमक। बाइकार्ब आपको पता है बेकिंग सोडा में होता है, तो 1 टेबल स्पून सोडा। और पोटेशियम रह गया, तो पोटेशियम के लिए ऑरेंज जूस 1 गिलास आपने ऐड कर देना, ठीक है। 8 टेबल स्पून शुगर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून सोडा एंड 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस इन 1 लीटर वाटर। तो आपका घर में भी ओआरएस बन सकता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 8 टेबल स्पून शुगर एंड ये 8 आउंस तकरीबन 1 ग्लास बनता है, ठीक है। 1 ग्लास ऑरेंज जूस इन 1 लीटर ऑफ वाटर। खैर ओआरएस का मैंने आपको बता दिया, ओआरएस का बता देना है। अभी ये हम पहले पॉइंट पे हैं जो कि था रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। दूसरी बात डाइट का मैंने बता दिया, एडिक्वेट फ्लूइड्स कंटेनिंग कार्ब्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, अवॉइड हाई फाइबर क्योंकि फाइबर भी डायरिया कराता है, फैट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कैफीन एंड अल्कोहल। टेक सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टेबल फूड जिसमें बनाना, राइस, सूप्स। फ्लैट कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फ्लैट का मतलब ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 7 अप है या ड्रिंक्स हैं, उसमें अगर आप उसको ओपन छोड़ दो तो उसकी सारी गैस निकल जाती है। जब सारी गैस निकल जाती है देन वी लेबल इट एज फ्लैट कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो जो पहला पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया, हाउ टू रिप्लेस फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विद ओआरएस एंड डाइट। अगला है टू प्रिवेंट फर्दर फ्लूइड लॉस। तो मज़ीद फ्लूइड लॉस को रोकने के लिए ज़ाहिर है आपका डायरिया से लॉस हो रहा है, तो डायरिया के लिए आप देंगे एंटी डायरियल। लेकिन वही बात कि मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेमेटरी डायरिया में आपने एंटी डायरियल्स नहीं देनी क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस नहीं निकलेगी फिर बॉडी से, इन्फेक्शन वर्ड्स होगी। लेकिन वाटरी डायरिया में आपने एंटी डायरियल्स देनी है। तो कौन सी एंटी डायरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं? सो एंटी डायरियल्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फ्लेमेटरी डायरिया, मतलब कि पेशेंट को अगर ब्लडी डायरिया है, फीवर है, सिस्टेमिक साइंस हैं तो फिर नहीं देनी। लेकिन अगर तो नॉन इन्फ्लेमेटरी वाटरी डायरिया तो फिर आपने एंटी डायरियल देनी है ताकि मज़ीद स्टूल्स ना आए, क्योंकि स्मॉल बाउल डायरिया होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है। तो ऑप्शंस आपके पास क्या है? एक तो है ओपियोइड एजेंट जो कि लोपरामाइड होता है, इमोडियम के नाम से कैप्सूल आता है। जितने लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं सबको ही पता होगा कि इमोडियम क्या चीज़ है। इमोडियम क्या चीज़ है कि आपका फॉर एग्जांपल अगर ये आपका गट है तो गट ने पेरिस्टालसिस से जल्दी से फ्लूइड को आगे लेके जाना है, तो इमोडियम गट पे बाइंड करेगा ओपियोइड रिसेप्टर्स पे और पेरिस्टालसिस को रोक देगा। जब पेरिस्टालसिस नहीं होंगी तो खाना इतनी आराम से आगे नहीं जाएगा, तो आहिस्ता से जाएगा तो सारा एब्जॉर्ब होगा तो डायरिया
कम बनेगा, ठीक है। सो इमोडियम या ओपियोइड एजेंट या लोप्रामाइड, ओपियोइड एजेंट जो कि लोप्रामाइड सॉल्ट है और ब्रांड इमोडियम है, एक्ट ऑन ओपियोइड रिसेप्टर इन गट, ओपियोइड्स पे हुआ जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की रिलीज नहीं, क्योंकि एसिटाइलकोलिन आपकी पैरासिम्पथेटिक हार्मोन है और पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन हमेशा डायरिया कराती है। डिक्रीज कंट्रैक्शन, जब पेरिस्टालसिस नहीं हो रही तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। तो इसकी अब जो ये भी किसी को नहीं आता, सारे गाइडलाइंस मतलब सारे एंटी डायरियल दे रहे थे लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि इमोडियम के, कुछ लोग बीडी में दे देते हैं। तो इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो लेटेस्ट ये कहती हैं कि आपने 4 मिलीग्राम इनिशियली देनी है, ठीक है, कि आपने 4 मिलीग्राम की गोली एक दे देनी है और उसके बाद अगर तो लूज़ मोशन आता है फिर 2 मिलीग्राम की देनी है, लेकिन टोटल डोज 8 मिलीग्राम से ज़्यादा आपने नहीं देनी। लाइक 4 मिलीग्राम ओरली इनिशियली followed by 2 milligram after each loose stool and maximum dose is 8 मिलीग्राम। तो यूजुअली हम लोप्रामाइड की ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। सीएमडीटी की लेटेस्ट गाइडलाइंस कहते हैं कि दूसरी आपके पास ऑप्शन है बिस्मुथ की। बिस्मुथ क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये भी आपके डायरिया को कम करती है। बिस्मोल के नाम से टैबलेट आती है, तो ये तो 2 टैबलेट्स आप दे दो या फिर 30 ml 4 टाइम्स डेली आपको, यूजुअली हम 2 टेबलस्पून 4 टाइम्स डेली दे रहे होते हैं। तो ये सीएमडीटी की गाइडलाइंस हैं। तो एक तो हमने रिप्लेस लॉसेस कर दिए थ्रू ओआरएस एंड डाइट। लूज़ मोशंस को रोकने के लिए हमने टैबलेट इमोडियम दे दी 4 मिलीग्राम और फिर हर लूज स्टूल के बाद 2 मिलीग्राम, इस तरह से कि टोटल डोज 8 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो। अगर आपने इमोडियम नहीं देनी तो दूसरी ऑप्शन है आपके पास बिस्मुथ की, कि टैबलेट बिस्मोल 2 टैबलेट्स 4 टाइम्स डेली आप दे दो, ठीक है। जो तीसरी ऑप्शन है एंटी डायरियल की जो हम हर पेशेंट में देते हैं, दैट इज़ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रोबायोटिक्स जो गैस डायरिया ट्रिगरिंग बैक्टीरिया उनको कम करता है, नेचुरल बैक्टीरिया को बढ़ाता है। तो इंटेरोजर्मिना के नाम से आते हैं, इंटेरोजर्मिना एम्प्यूल इन वाटर 2 टाइम्स डेली फॉर 3 डेज, ठीक है, BD फॉर 3 डेज, रीस्टोर नॉर्मल बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया, प्रोमोट ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑफ गट एंड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स, बिस्मुथ और ओपियोइड एजेंट्स, 3 आपके पास ऑप्शन है एंटी डायरियल में। अब मैनेजमेंट के 2 प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक था कि टू रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, जो कि हमने डाइट और ओआरएस से कर दिया। प्रिवेंट फर्दर लॉस, जिसमें हमारे पास ऑप्शन थी इमोडियम की, या इमोडियम इज ओपियोइड जो है ओपियोइड ड्रग है, ठीक है, ओपियोइड एगोनिस्ट है। तो इमोडियम की ऑप्शन थी, या फिर बिस्मुथ की ऑप्शन थी, या फिर साथ इंटेरोजर्मिना आप ऐड कर सकते हो। तो यूजली हम इमोडियम दे देते हैं और साथ इंटेरोजर्मिना दे देते हैं। तीसरा है, और अगेन हमने कहा था कि आपने जो जो है एंटी डायरियल है वो आपने इन्फ्लेमेटरी डायरिया में नहीं देनी। तीसरा था सिम्टम मैनेज। तो सिम्टम्स हमारे पास क्या आते हैं, वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग के लिए जिस तरह हम इंजेक्शन ऑनसेट था हम टैबलेट ऑनसेट दे देते हैं, और पेन में के लिए हमने इंजेक्शन पासफोन दिया था, यहाँ पे हम टैबलेट्स पासफोन BD में दे देंगे। तो सिम्टम मैनेज। और चौथा था इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इफ़ इंडिकेटेड। तो इन्फेक्शंस के जो गाइडलाइंस थी कि कब आपने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। अगर 6 से 8 से ज़्यादा स्टूल्स आए एक दिन में, या फिर डिहाइड्रेशन हो, या फिर इन्फ्लेमेटरी डायरिया वाली पिक्चर हो, या फिर पेशेंट ओल्ड हो, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको रट जाएँ ये चीज़ें। या फिर 7 दिन से ज़्यादा से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और पेशेंट रिजॉल्व नहीं करा, तो फिर एंटीबायोटिक्स भी देनी है। अगली बात है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, गाइडलाइंस क्या कहती हैं। सो सिम्टोमेटिक में एब्डोमिनल पेन टैबलेट्स पासफोन, वॉमिटिंग के लिए टैबलेट ऑनसेट और गैवरिन। मोटिलियम नहीं देनी है अगेन, क्योंकि मोटिलियम मोटिलिटी इंक्रीज करेगी। एंटीबायोटिक इंडिकेशन ब्लडी डायरिया, फीवर, सेप्सिस, ये सारे हैं इन्फ्लेमेटरी डायरिया के। डिहाइड्रेशन ग्रेटर देन 8 टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, हॉस्पिटलाइजेशन। अब एंटीबायोटिक देनी कौन सी है, जो CMDT की लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो कहती हैं आपके पास 3 ऑप्शंस है। एक तो आपके पास फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, जो कि हम यूजुअली रूटीन में देते हैं, नोविडेट के नाम से आती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, लीवोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, ओफ्लोक्सासिन दे सकते हैं। लीवोफ्लोक्सासिन लीफ्लॉक्स के नाम से आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन नोविडेट के नाम से आती है। सो फ्लोरोक्विनोलोन्स प्रेफर्ड है कि आप यूजुअली नोविडेट के साथ जाते हैं। दूसरी ऑप्शन है कोट्राइमोक्साजोल, जो कि सेप्ट्रॉन DS के नाम से आती है। तीसरी ऑप्शन है डोक्सीसाइक्लिन, जो कि विब्रामाइसिन के नाम से आती है, ठीक है, इसका ब्रांड नेम है विब्रामाइसिन।
इनमें से आप कोई सी भी एंटीबायोटिक चूज़ करके अप टू 3 days दे सकते हो, ठीक है। गाइडलाइंस कहती है कि 3 दिन तक देना है। और जो हम मैक्रोलाइड्स और पेनिसिलिन देते हैं, दे आर नो लॉन्गर रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस। सो आइदर यू गो फॉर फ्लोरोक्विनोलोन्स जिसमें यू हैव सिप्रो और लीफ्लॉक्स। ओफ्लॉक्सासिन के लिए अवेलेबिलिटी का इशू होता है, हम नोविडेट दे देते हैं। अगर आपने फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं देने तो गो फॉर सेप्ट्रॉन डीएस बीडी में। अगर सेप्ट्रॉन बीडीएस भी सुबह शाम नहीं देनी तो देन यू गो फॉर डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी। ये 3 आपके पास एंटीबायोटिक की ऑप्शंस हैं। तो ये मैंने आपको ओपीडी और एमरजेंसी मैनेजमेंट दोनों ही सिखा दी है। अब हम जल्दी से इसको ना थोड़ा सा समराइज़ करेंगे। असेसमेंट इनिशियली आपने की कि आया कि डिजीज़ सवेयर तो नहीं है, वो आपने वाइटल्स चेक किए, डेंजर साइंस और सिम्टम्स देखे। अगर डेंजर साइंस सिम्टम्स है तो आपने डायरेक्ट डिहाइड्रेशन वाली मैनेजमेंट की जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आपने डिजीज़ को हिस्ट्री पे कैटेगराइज किया कि एक्यूट है कि क्रॉनिक है, इन्फ्लेमेटरी फीचर्स हैं या फिर नॉन इन्फ्लेमेटरी फीचर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता चल गया इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी के कॉजेज़ को आपने हिस्ट्री पर रूल आउट करने की कोशिश की। तो अगर तो इन्फ्लेमेटरी था तो एक्यूट आईबीडी डाइवर्टिकुलाइटिस, इस्कीमिकोलाइटिस और बैक्टीरियल डाइसेंट्री को टॉप पे रखा। अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी वाटरी डायरिया था तो मेडिकेशन, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, फूड इंटॉलरेंस और गैस्ट्रोएंटराइटिस को टॉप पे रखा। उसके बाद आपने देखा कि आया कि कोई एडमिशन की है नीड के नहीं, एंटीबायोटिक्स की इंडिकेशन और वर्कअप की इंडिकेशन है कि नहीं। अगर वर्कअप की इंडिकेशन थी तो आपने स्टूल कंप्लीट और जो है वो भिजवा दिया स्टूल कल्चर। मैनेजमेंट आपके पास पेशेंट एडमिट हो या फिर आपने घर भेजना है तो इसमें एक तो आपने करना है रिप्लेस द लॉसेस। अगर तो एडमिटेड था तो आपने रिंगर लैक्टेट से रिप्लेस किया और उसको टाइट्रेट किया अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड यूरिन इनपुट आउटपुट। कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा रहे, हार्ट रेट 120 से कम और यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg से कम। अगर आपने घर भेजना था तो आपने ORS और डाइट से रिप्लेस द लॉसेस किया। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ स्टेप था हमारे पास के प्रिवेंट फर्दर लॉसेस। तो प्रिवेंट फर्दर लॉसेस के लिए हमारे पास अगर तो इन्फ्लेमेटरी था तो आपने एंटी डायरियल नहीं देने, अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी था तो हमने इमोडियम की टैबलेट दे दी और इंटेरोजर्मिना दे दिया, ठीक है। इंटेरोजर्मिना इन वाटर और इमोडियम 4 मिलीग्राम की टैबलेट अब अप टू मैक्सिमम डोज ऑफ 8 मिलीग्राम आपने प्रिवेंट लॉस कर दिए। फिर तीसरा हमारे पास पॉइंट था कि आपने सिम्टम मैनेज करने हैं। तो अगर तो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट था तो इंजेक्शन ऑनसेट एंड स्पासफोन, और अगर घर भेजा तो टैबलेट ऑनसेट एंड स्पासफोन। और जो चौथा हमारे पास पॉइंट था वो था मैनेज इटियोलॉजी। तो अगर तो इन्फेक्शन थी, इन्फ्लेमेटरी डायरिया था तो उसमें आपने एंटीबायोटिक दी। अगर तो आपके पास नॉन इन्फ्लेमेटरी था तो उसमें सेल्फ लिमिटेड था, आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया। एंटीबायोटिक में आपके पास गाइडलाइंस फ्लोरोक्विनोलोन्स रिकमेंड करती हैं, जिस तरह नोविडेट है, फ्लोरोक्विनोलोन्स, या फिर आप सेप्ट्रॉन डीएस यानी कोट्राई मोक्साजोल दे सकते हैं, या फिर आप डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, 3 दिन के लिए देनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया।